अच्छा जी। ऑर्डर्स वगैरह का मैंने बताया, ऑर्डर रिपोर्ट आप जनरेट करवाना चाहते हैं, जितने भी आपको एक साल में ऑर्डर्स आए हैं, 6 महीने में ऑर्डर्स आए हैं, लास्ट मंथ ऑर्डर्स आए हैं, उनकी आप एक रिपोर्ट जनरेट करवाना चाहते हैं। उसमें आप देखना चाहते हैं कि कितने ऑर्डर्स आपके सक्सेसफुली फुलफिल्ड हुए हैं, कितने आपको रिटर्न रिफंड्स आए हैं, उसमें से आप वो मैनेज करना चाहते हैं, वो यहाँ से मैनेज होगी। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, ठीक है, और कोई आप फाइल्स अपलोड करना चाहते हैं, आपने कोई बाहर से ऑर्डर फुलफिल किए हैं, आप वो फाइल अपलोड करना चाहते हैं, वो यहाँ से होंगी। आज तक हमने ये नहीं यूज़ किया, ठीक है, ऑर्डर रिपोर्ट्स वाला यूज़ कर लेते हैं। क्रिएट MCF ऑर्डर्स वो भी नहीं यूज़ किया, तो आप भी शायद ही यूज़ करें इस ऑप्शन को कभी अमेजोन के सेलर सेंट्रल में। मैनेज रिटर्न्स, रिटर्न्स का यस हम यहीं से देख रहे होते हैं। मैनेज सेफ्टी क्लेम्स, कोई आपको प्रोडक्ट पे रिफंड आया है और प्रोडक्ट कस्टमर ने आपको डैमेज भेजी है, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पे ऑर्डर रिफंड जो था वो एक्सेप्ट किया था कि आपको जो प्रोडक्ट है वो सही सलामत होगी, लेकिन प्रोडक्ट डैमेज हुई हुई पहुंची है, कस्टमर ने इस्तेमाल करके पहुंची है, कस्टमर ने उसको बर्बाद करके आपके पास भेजा है, तो आप सेफ्टी क्लेम्स कर सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट उसको मैनेज सेफ्टी क्लेम्स पे जाना है, और सेफ्टी क्लेम पे जाने के बाद आपने उस ऑर्डर की ऑर्डर आईडी डालनी है। ऑर्डर आईडी डालने के बाद आपने फाइल न्यू सेफ्टी क्लेम पे आके ऑर्डर आईडी डालने के बाद उस ऑर्डर आईडी पे जाके, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से कोई ऑर्डर हो, लेकिन वो ऑर्डर सिर्फ रिफंड होना चाहिए, रिफंडेड ऑर्डर के अलावा। अब जिस तरीके से ये रिफंडेड ऑर्डर है, आपने सिंपल इसकी ऑर्डर आईडी कॉपी करनी है। फाइल न्यू सेफ्टी क्लेम पे आएंगे, ऑर्डर आईडी डालेंगे। चेक एलिजिबिलिटी, वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको बता देगा यस आप इस ऑर्डर के बारे में सेफ्टी क्लेम कर सकते हैं। तो आपने रीजंस वगैरह बतानी है उसके बारे में, जो भी आपके डिस्क्राइब योर क्लेम क्लेम होगा वो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल के आई कंफर्म करके, ठीक है, सबमिट सेफ्टी क्लेम कर देना। ये अभी इस वजह से नहीं हो रहा कि रीज़न वगैरह आप कहेंगे रिटर्न आइटम नॉट रिसीव्ड इन ओरिजिनल कंडीशन, अगर आपकी वो फिर आपसे पिक्चर्स वगैरह मांगेगा मज़ीद। आपने यहाँ पे चीज़ें टाइप करके सेफ्टी क्लेम जो है कंफर्म करने के बाद ये चीज़ें, ये पहले इमेजेस यहाँ ये जो स्टार वाली हैं यहाँ पे अपलोड करनी होगी, और आपका सेफ्टी क्लेम जनरेट हो जाएगा, यानी कि अमेजोन आपको उस प्रोडक्ट के पैसे वापस कर देगा अगर आपका क्लेम जायज़ हुआ। तो इस तरीके से सेफ्टी क्लेम होता है। अब हम इन्वेंट्री वाले, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट, ये सारी PPC रिलेटेड थिंग होती हैं, इसमें हम कह लें कि होलसेल में नहीं यूज़ करते, ठीक है। और A+ कंटेंट मैनेजर, वाइन प्रोग्राम, डील्स, कूपन्स, प्राइस डिस्काउंट, प्रमोशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम ज़्यादातर प्राइवेट लेवल में ही करते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, रैंक करने के लिए। स्टोर्स, आप मैनेज स्टोर्स पे क्लिक करके कनाडा मार्केट प्लेस में भी जा सकते हैं, और मैक्सिको मार्केट प्लेस में भी जा सकते हैं, अगर आप सेम टाइम पे UK मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं, या जर्मनी, इटली, फ्रांस कहीं भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ से यहाँ से स्टोर मैनेज कर सकते हैं। ग्रोथ, ये वो सारा वही रिलेटेड है कि आप अपने स्टोर फ्रंट को किस तरीके से ज़्यादा मजीद प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपना बिजनेस किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स, ये एक इंपॉर्टेंट ऐप होता है आपकी कितनी सेल हुई है इस अकाउंट पे वो देखने के लिए, फुलफिलमेंट देखने के लिए, रिटर्न रिपोर्ट्स देखने के लिए, कस्टम रिपोर्ट्स, आप कोई किसी किस्म की कस्टम रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट, आपकी इन्वेंट्री की रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, ये क्लाइंट्स वगैरह ही मांगते हैं, तो हम उस हिसाब से उनको रिपोर्ट वगैरह यहाँ से जनरेट करके दे देते हैं। अगर वो रिटर्न की रिपोर्ट मांग रहे हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके रिटर्न्स की रिपोर्ट एक जनरेट करूंगा, और अमेजोन मुझे लास्ट 30 डेज से लेके आपको 2-3 साल की रिटर्न रिपोर्ट जो है वो इजीली जनरेट करके दे देता है, ठीक है। पेमेंट्स, वही पेमेंट्स आपको जो मैंने यहाँ से मूव करके दिखाया था कि आप पेमेंट्स में मूव कर सकते हैं, तो वही सेम के सेम टैब आपका पेमेंट्स वाला इधर से ही ओपन होगा। और उसके अलावा परफॉर्मेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट टैब है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें शो होती हैं। वैसे मैं पेमेंट्स वाला दिखा देता हूँ, वो सेम देख सकते हैं आप, जिस शॉर्टकट के थ्रू मैं पहले पेमेंट्स पे आया था वही सेम सिनेरियो आपके सामने ये यहाँ भी शो कर रहा है। स्टेटमेंट व्यू, उसके अलावा ट्रांजैक्शन व्यू, कितने पैसे आपको अभी तक रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा यू कैन नाउ सी योर डिफर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑन ट्रांजेक्शन्स व्यू, जितने पे आउट्स आपको गए हैं ये सारे वो दिखा रहा है आपको कटने के बाद पैसे, और आपके जितने भी एक्सपेंसेस कटने के बाद, आपके फुलफिलमेंट चार्जेस कटने के बाद, अमेजोन रेफरल फीस कटने के बाद जितने पे आउट्स आपको जा रहे हैं ये सारे आपको वही दिखा रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑल स्टेटमेंट्स,
और कोई स्टेटमेंट वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, किसी भी टाइम पीरियड की समरी जनरेट करना चाहते हैं, ये आपको दिखा देता है। राइट नाउ दो ही ट्रांजेक्शन अवेलेबल हैं, दो ही पे आउट्स उसको गए हैं आई थिंक इस मंथ के हिसाब से, या लास्ट मंथ के 29/10 के दिखा रहा है। नहीं, ये ऑल टाइम के दिखा रहा है मेरे हिसाब से। डिसबर्समेंट कोई आपकी एफबीए में इन्वेंट्री गुम हुई थी, ठीक है, और आपने इन्वेंट्री ठीक सेंड की थी, जबकि अमेजोन की गलती की वजह से इन्वेंट्री गुम हुई है, तो आप उसको डिस्पर्स भी करवा सकते हैं या रीइंबर्स करवा सकते हैं, ठीक है। ये शुरू शुरू में तो चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी, बस पता होना चाहिए कि फलाना टैब फलाने मेथड से आता है या फलाने स्टेप्स से आप डिस्बर्समेंट वाले टैब पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको स्टेटमेंट जनरेट करनी है तो उसके बाद सिंपली आपके सामने ये एक डेट्स ही होती हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक की स्टेटमेंट जनरेट करवाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स रिपोजिटरी, इसको भी आज तक हमने नहीं यूज़ किया। उसके अलावा ये मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस वाला, ये इंपॉर्टेंट टैब होता है, इसमें से हम अपने अकाउंट की अकाउंट हेल्थ वगैरह देख रहे होते हैं। फीडबैक मैनेजर, A to Z गारंटी क्लेम्स, चार्जबैक क्लेम्स, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, किसी भी किस्म का आपका डिस्प्यूट बना हुआ हो या आपके अकाउंट पे कोई वायलेशन आई होगी, वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में से पता चलती है, या फिर आपका अकाउंट हेल्थ वगैरह वाले टैब से जाती है। अकाउंट हेल्थ वाले टैब से ही आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे भी मूव कर जाते होते हैं। और वॉइस ऑफ द कस्टमर, वॉइस ऑफ द कस्टमर आप प्रोडक्ट्स की देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर में कि कस्टमर का कैसा उनके बारे में फीडबैक है, अगर कोई आपको फीडबैक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। वैसे आप फीडबैक्स जो हैं वो फीडबैक मैनेजर्स में से भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा तो एज सच और कोई एप्स एंड सर्विसेज B2B ब्रांड्स ये हमारे काम की नहीं होती। पेमेंट्स वाला काम का होता है, परफॉर्मेंस वाला फिर बता रहा हूँ काम का होता है, रिपोर्ट्स वाला काम का होता है, ठीक है। रिपोर्ट से के अलावा आपका ये जो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अलावा प्राइसिंग, प्राइसिंग का मैनेज ऑल इन्वेंट्रीज में से हो जाती हैं चीज़ें। इन्वेंट्री वाला टैब जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, और ये कैटलॉग में से ऐड अ प्रोडक्ट और व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस जो टैब हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब एक देख, मैनेज ऑल इन्वेंट्री वाले टैब पे मूव करना है क्योंकि हमने शिपमेंट प्लान बनाना है। मैं मैनेज ऑल इन्वेंट्री वाले टैब में से इन्वेंट्री पे आके मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करूंगा तो उस टैब पे पहुंच जाऊंगा, नहीं तो अगर बाय शॉर्टकट आपका बना है आप उस दर से भी जा सकते हैं। ये काफ़ी डिटेल्ड पेज आपके सामने आएगा मैनेज ऑल इन्वेंट्री में से, ठीक है। आप यहाँ से किसी भी डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो मूव कर सकते हैं। ये FBA इन्वेंट्री टूल्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, ये सारे यहाँ पे शॉर्टकट्स बने हुए हैं। आप किसी एक पे क्लिक करेंगे, शिपमेंट्स पे क्लिक करेंगे, आपको ये न्यू टैब में ले जाएगा, शिपमेंट्स वाले में। ठीक हो गया। उसके अलावा लिस्टिंग टूल्स, सारे सप्रेस्ड इनएक्टिव लिस्टिंग्स, इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, पोटेंशियल डुप्लीकेट्स, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, रिव्यू कंप्लायंस, ये इससे हमारा लेना देना नहीं होता। हमारा काम इस टैब में होता है। मैंने आपको बताया था कि वो जो यहाँ पे मिसिंग ऑफर वाला था ऑप्शन, वो यहाँ पे 5-10 मिनट दूंगा तो ये रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली ही। आप मेरी जो लिस्टिंग्स हैं, डमी लिस्ट प्रॉपरली हुई हुई है, इसमें कोई किसी किस्म की गलती नहीं है। तीनों लिस्टिंग जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं क्योंकि मैंने लिस्टिंग ही डमी की है, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, पहचान फिर बता देता हूँ। हमने दो तरीके से लिस्टिंग की है। यहाँ पे से आपको शो हो रहा होता है कि आपकी ये जो लिस्टिंग है इसकी टाइप क्या है, ठीक है। अवेलेबल FBM, जीरो इसीलिए शो कर रहा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। मैंने इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डालनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैनेज इन्वेंट्री, FBM इन्वेंट्री डिफॉल्ट अभी मैंने जीरो की हुई है, अभी मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जब मेरे पास प्रोडक्ट आ जाती है, 10 यूनिट आपने ऑर्डर किए थे तो आपने इन्वेंट्री लाइव करनी हो, सिंपली आप यहाँ पे 10 यूनिट डाल के यहाँ पे क्लिक करना है और सेव करना है, तो आपके 10 इन्वेंट्री के यूनिट जो होंगे FBM वाली के लाइव हो जाएंगे आपके अकाउंट पे। यानी कि आप लिस्टिंग में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे बायर को, और आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली इन्वेंट्रीज जो हैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास क्वांटिटी का, जैसे यहाँ पे FBM वाली लिस्टिंग में आ रहा है कि मैं अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकता हूँ, स्टॉक डाल सकता हूँ। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये दोनों लिस्टिंग जो है मैंने एज ए FBA लिस्ट की हैं, ठीक है। एज ए FBA लिस्ट की हैं। अब जितनी मैं इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस सेंड करूंगा, अमेजोन ऑटोमेटिकली जो इन्वेंट्री होगी मेरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। जब इन्वेंट्री मैं सेंड कर रहा हूँ और इन्वेंट्री का शिपमेंट प्लान बना है और मूव कर रही है अमेजोन के वेयर हाउस तक जाने पे, तब वो इन्वेंट्री इन बाउंड में रिफ्लेक्ट होगी।
फिर उसके बाद जब इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस रिसीव हो जाएगी, तो अमेजोन के इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने तक या लाइव करने तक वो इन्वेंट्री रिजर्व्ड में आएगी। ठीक है। रिजर्व्ड में भी आपको ऑर्डर आते हैं, इन बाउंड में भी आपको ऑर्डर आते हैं। ठीक है। आप इन बाउंड में भी समटाइम्स लिस्टिंग में शो होना स्टार्ट हो जाते हैं जब आपने प्रोडक्ट कंप्लीटली एफबीए कर दी होती है। तो जैसे ही वो अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचती है और कस्टमर तक फिर ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाती है, अगर ऑर्डर्स आ जाएं उतनी देर में। अगर अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री स्कैन हो रही है और अमेजोन फिर आगे इन्वेंट्री अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तब तक वो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो रिजर्व्ड का होता है। आपने 20 यूनिट सेंड किए हैं तो आपके 20 यूनिट रिजर्व में होंगे, और आपको ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे, आप लिस्टिंग में भी बाकायदा शो हो रहे होते हैं। और जब इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में प्रॉपर पहुंच जाती है और वो अपने वेयर हाउस में स्टॉक कर देता है, आपकी इन्वेंट्री रख देता है, और वो फिर इन्वेंट्री लाइव में जब आती है तो ये अवेलेबल में आ जाएगी आपकी इन्वेंट्री यूनिट्स। ठीक है। जब प्रॉपर अमेजोन की तरफ से एक तरीके से आपकी शिपमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगी। मैं अभी बताऊंगा कि शिपमेंट किस तरीके से क्लोज होती है, और कैसे मतलब आपको वो जो होते हैं जो आपने एक तरह तरह से आपके वो बनते हैं, इवेंट्स बनते हैं। इवेंट्स 8-10 इवेंट्स क्रिएट होने के बाद आपके इन्वेंट्री जो होती है वो क्लोज हो जाती है, जब इन्वेंट्री आपकी अमेजोन के वेयर हाउस में लाइव हो जाती है। अब इन प्रोडक्ट्स को आपने एफबीए करना है, तो आपने यहाँ से 2 SKUs को करना है, 3 SKUs को करना है। मैं देखता हूँ कोई और एफबीए की भी प्रोडक्ट लाइव हुई हुई हो। नहीं, सारी एफबीए में, सारी एफबीए में। कोई नहीं इशू, हम दो से ही काम चला लेते हैं। ठीक है। यहाँ से आपने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा होता है सिलेक्ट ग्रुप एक्शन। ठीक है। अगर आप सिंपल एक एसकेयू को भी सेंड करना चाहते हैं तो आप इसको बगैर सेलेक्ट किए हुए यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं। सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री वाला जो ऑप्शन आता है। ठीक है। और ग्रुप एक्शन में भी जब आप दो इकट्ठे करके करेंगे, अगर एक यूनिट एफबीए करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल 3 डॉट से क्लिक करके सेंड रिप्लेनिश कर सकते हैं। एक ही बात है। या आप यहाँ से सिलेक्ट करके सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री कर दें, बात एक ही है, दोनों जगह से ऑप्शन आता है। लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीपल करने हैं, सिलेक्ट ग्रुप एक्शन ये वाला ऑप्शन है। फिर देख लें नीचे से सेकंड वाला ऑप्शन है सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ठीक हो गया। अगर आपकी ये लिस्टिंग्स एफबीएम होती तो उसको क्या हल था करने का, इसको सिलेक्ट करेंगे या आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके चेंज टू फुलफिल्ड बाय amazon, यानी कि आपसे ये गलती से एफबीएम लिस्टिंग हो गई है, या आप पहले से इस लिस्टिंग पे एफबीएम कर रहे थे, आपकी प्रोडक्ट एफबीएम पे नहीं सेल हुई, आप इस इन्वेंट्री को एफबीए करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आके चेंज टू फुलफिल्ड बाय amazon, ये आपकी लिस्टिंग एफबीएम से एफबीए में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कह रहा है रेडी टू लिस्ट एज एफबीए, मैं इसको लिस्ट एज एफबीए करूंगा, तो मेरी लिस्टिंग 5 से 10 मिनट के बाद एफबीए में कन्वर्ट होके आ जाएगी। इतनी देर में हमारे पास 3 SKU होने चाहिए। ये वाला जितनी देर में कन्वर्ट होता है एफबीएम, ये स्टिल अभी एफबीएम है। 5-6 मिनट के बाद अमेजोन अपडेट करेगा मेरा सेलर सेंट्रल, और ये वाली लिस्टिंग इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। हम इतनी देर में डिफरेंट ऐप्स देख लेते हैं कि और हमें टैब से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी को पहले देखते हैं, मैनेज ऑल इन्वेंट्री को। कोई भी आपने फॉर एग्जांपल 600 प्रोडक्ट आपने उस पर लिस्ट की हुई है, आपको उस ब्रांड का नेम याद है, या आपको ब्रांड का एसकेयू याद है, या आप उस स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को सामने लेके आना चाहते हैं, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे उस ब्रांड का नेम ज़ुरु स्मैशर, या आप यहाँ पे लिख के सर्च कर दें डाउनी की जो प्रोडक्ट है, यहाँ से ये डिटेक्ट करके डाउनी की एक प्रोडक्ट मेरे सामने ले आए। ये सर्च टैब इस तरह से काम करता है। उसके अलावा आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स फेवरेट कर सकते हैं। ये दिखाएं यूं करेंगे ना, यानी कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है। ठीक है। तो आप यहाँ पे से जब ये ऑप्शन ऑन करेंगे शो फेवरेट्स का, 5-6 मिनट के बाद, अभी मैंने उसको फेवरेट किया है तो ये कह रहा है वी हैव लेबल्ड योर लिस्टिंग एज फेवरेट, आपका ये विजिबल शॉर्टली हो जाएगा। तो 5-6 मिनट के बाद आप जब ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही 2 स्टार वाली लिस्टिंग शो होंगी। वैसे इसको रिफ्रेश करके ट्राई करते हैं। नहीं, अभी नहीं हो रही, थोड़ी देर में ये हो जाएगी अभी। ठीक है। उसके अलावा लिस्टिंग स्टेटस, ये फेवरेट हो ही नहीं है वैसे भी। ठीक है। लिस्टिंग स्टेटस, लिस्टिंग स्टेटस मीन के आपकी जो लिस्टिंग्स के स्टेटस हैं उस हिसाब से आपको ये फिल्टर लगेगा और आपकी लिस्टिंग शो होंगी। इनएक्टिव
कोई भी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग आप देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, इनएक्टिव प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, आपको ये सारी की सारी इनएक्टिव प्रोडक्ट्स जितनी भी अकाउंट पे लिस्ट हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। ऑल पे फिर और आगे आप देखना चाहते हैं जो एक्टिव हैं, यानी कि इन स्टॉक हैं और सेल हो रही हैं, ये सारी की सारी एक्टिव लिस्टिंग्स आपके सामने आ जाएंगी इस तरीके से। ऑल। अब यहाँ पे आप सिर्फ FBA वाली लिस्टिंग देखना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैनेज ऑल इन्वेंट्री में से ही आप सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं और अमेजॉन फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। राइट नाउ मैं सिर्फ वो प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ जो सेलर फुलफिल्ड है। आपने फुलफिल्ड बाय मर्चेंट किया, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग्स जो शो होंगी वो FBM की शो होंगी। उस तरीके से आप इन मजीद ऑल फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। प्राइस का फिल्टर लगा के कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, जब आपके पास बहुत ज़्यादा SKU होते हैं, ये तभी आपके काम आते हैं, अदरवाइज इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। अभी हम दोबारा मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे मूव करते हैं। आई होप सो वो कन्वर्ट होगी होगी लिस्टिंग। ये देख सकते हैं आप, ये FBA में होके आ गया है, जिसको मैंने कन्वर्ट किया था फ्रॉम FBM टू FBA। ये दोनों भी फेवरेट्स वाली जिनको मैंने फेवरेट किया, तो ये यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गई है शो। ये 3 यूनिट्स जो हैं मैं इकट्ठे FBA करना चाहता हूँ। सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ये 3 SKU अमेजोन को पता चल गया कि मैं ये इन्वेंट्री जो है अमेजोन के वेयर हाउस सेंड करना चाहता हूँ इन फॉर सेलिंग के लिए। तो अब इसमें से सबसे पहला जो स्टेप आता है सेंड टू अमेजोन का, आप इसको लिस्ट एस FBA सेंड टू अमेजोन करेंगे, ठीक है, तो भी यही वाला पेज आएगा। आप बाहर से मैनेज ऑल इन्वेंट्री में से सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री करके आएंगे, तो आपको तब भी यही वाला पेज शो होगा। ये शिपमेंट प्लान का प्रोसेस है। शिपमेंट प्लान का इसमें से हमने हमेशा यहाँ पे नज़र रखनी है। इस एड्रेस पे सबसे पहला, इस पेज पे आते हुए आपने इस एड्रेस पे नज़र रखनी है। जितने एड्रेसेस आपके ऐड होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ से एक इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ। ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नया एड्रेस ऐड करता हूँ दोबारा से। आप कोई भी प्रेप सेंटर यूज़ करने लगे हों, ठीक है, तो आपने बस उसका यहाँ पे एक एड्रेस ऐड करना है और वो आपका एड्रेस ऐड हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स से सेंड कर रहे हैं, कंपनी नेम इजी शिपिंग सॉल्यूशंस। मैं इसको सामा का नेम दे देता हूँ, 102 फेयरवे रोड, यूनिट 2, फ्रैंकलिन स्क्वायर, न्यूयॉर्क, जिप कोड 11010, नंबर 205। नंबर देना ज़रूरी है, ठीक है। सेव एंड क्लोज करूँगा। एक एड्रेस क्रिएट हो गया। आपने जिस भी एड्रेस से क्रिएट करना है शिपमेंट प्लान, सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपका वो एड्रेस सिलेक्ट हो। मैंने 1028 से करना है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी मैं ये वाला प्रेप सेंटर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट ये वाला करूंगा, तो ये वाला एड्रेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। राइट नाउ शिप फ्रॉम मेरा कहाँ से है, 3 क्रीक रोड, डेलरेन, न्यू जर्सी से मेरा शिपमेंट प्लान बन रहा है। मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई और आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से FBA शिप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का आप प्रॉपर एड्रेस मांगेंगे, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, उस हिसाब से आपका शिपमेंट प्लान बनना स्टार्ट होगा। अब ये थोड़े बहुत एरर्स आ रहे हैं, इनको पहले रिमूव करना होगा और देन ही फिर हमारा जो शिपमेंट प्लान है वो मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। इस पे हमेशा सिर्फ इस प्रोडक्ट को आप देखें। अभी राइट नाउ मैं इस रो को की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमेशा आपका इंडिविजुअल यूनिट्स होना चाहिए। शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हुए आपका यहाँ पे क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड, कि अमेजोन को प्रेप और लेबलिंग डिटेल्स आप प्रोवाइड करें। उसके अलावा प्रेप गाइडेंस में आके आपने चूज प्रेप कैटेगरी करनी है। अगर ये प्रोडक्ट टूटने वाली नहीं है, इसको कोई स्पेशल पैकेजिंग नहीं चाहिए, तो आप अमेजोन को बता देंगे कि नो प्रेप नीडेड, ठीक है। ये प्रोडक्ट टूटने वाली नहीं है, फ्रेजाइल नहीं है, गैस फेल्ड कंटेनर्स नहीं है, परफ्यूम नहीं है,
जिसमें अल्कोहल भी है, प्लस वो कांच की भी है, परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें बैटरी पड़ी हुई है, ठीक है, बैटरी इंक्लूडेड प्रोडक्ट है। तो आप सिंपली इसको नो नीडेड करते हैं, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप सेव के बाद आता है कि ये लेबल कौन करेगा यूनिट। हमने पीछे अमेजोन बारकोड सेलेक्ट किया है, तो हम उसको बता रहे हैं कि यूनिट जो होगा वो सेलर जो होगा आपके लेबल करेगा, यानी कि हम खुद करके भेजेंगे। हम खुद कैसे करेंगे? हम किसी प्रेप सेंटर वाले से ये सर्विस लेंगे। तो आपके वो जो छोटे छोटे एफएनएस के यू लेबल होते हैं उसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट लेबल। आइटम लेबल भी कहते हैं, प्रोडक्ट लेबल भी कहते हैं, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। यूनिट लेबल भी आप उसको कह सकते हैं, आइटम यूनिट लेबल भी कह सकते हैं। तो अगर आप ये सर्विस अमेजोन से लेना चाहते हैं, आप बाय अमेजोन सेलेक्ट कर लेंगे। अमेजोन आपसे पर प्रोडक्ट को लेबल करने के चार्जेस लेगा 0.55 पर यूनिट। अगर आप ये किसी प्रेप सेंटर से लेना चाहते हैं तो आप इसको बाय सेलर कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बाय सेलर सेलेक्ट करने के बाद सेफ, ये आपका एरर एक रिमूव हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट को हम दोबारा सेम वही स्टेप करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स प्रेप कैटेगरी, ये भी टूटने वाली प्रोडक्ट नहीं है, नो प्रेप नीडेड। सेफ बाय यूनिट्स कौन लेबल कर रहा है? बाय सेलर। सेफ, नो प्रेप नीडेड। सेफ बाय सेलर। ये एरर्स रिमूव हो गए। ठीक है, ये एरर्स नहीं थे, ये इंफॉर्मेशन थी जो अमेजोन को रिक्वायर्ड थी, हमने उसको प्रोवाइड की है। तो वो जो इंफॉर्मेशन थी फुलफिल हो गई है। अब आपने कितने कितने यूनिट्स इसके सेंड करने हैं? मैं कहता हूँ 5 यूनिट मेरे पास इसके पड़े हुए हैं, 5 यूनिट मेरे पास इसके हैं, 10 यूनिट मेरे पास इस प्रोडक्ट के पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। 5 यूनिट इसके भी डाल दिए। 5 यूनिट जितने भी आपके पास अवेलेबल यूनिट है, जितनी भी आपने इन्वेंट्री परचेज की है, इनको आपने रेडी टू पैक कर देना है इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन डाल के। ये रेडी टू पैक हो गया, टिक का साइन आ गया, चेक मार्क आ गया इसका, मीन्स के गुड टू गो है। सब रेडी टू पैक हो गए। रेडी टू पैक मीन्स कि आपके अब ये वाले जो ऑप्शंस हैं प्रिंट SKU लेबल्स वाले आपने कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के लिए रेडी टू पैक करते हैं। प्रिंट SKU आप यहां से भी कर सकते हैं, तीन चार ऑप्शन है FNSKU लेबल प्रिंट करने के। ठीक है, FNSKU लेबल प्रिंट करने के फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड आपका ऑप्शन ये। आप यहां से भी प्रिंट कर सकते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड आप अलग अलग प्रिंट करना चाहते हैं, आराम से प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप किस हिसाब से प्रिंटर किस टाइप के प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप छोटे छोटे लेबल्स जो हैं वो उस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से थर्मल प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। थर्मल प्रिंटर के जो FNS के यू लेबल की लेंथ विड्थ हाइट है, आपने ये उसको दे देनी है। 100/25 सेलेक्ट हुई हुई है। हम कहते हैं हमारा लेबल थोड़ा सा छोटा है, 50/25 कह दें या 50/20 का है, तो वो उस हिसाब के प्रिंट करके देगा। कितने प्रिंट करने हैं? जितने आपने यूनिट सेंड करने हैं। मैं इसके 5 यूनिट सेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाइट आपकी ठीक नहीं है, ये 25 का है। अब 5 यूनिट प्रिंट करना चाहता हूँ, सिंपल प्रिंट पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे फाइल आपकी डाउनलोड होके आ जाएगी। 5 यूनिट इसके भी सेंड करने हैं। अगर आप नहीं करना चाहते इस तरीके से, एक पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट ऑल इसके यूज लेबल करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थर्मल प्रिंटिंग के पैटर्न में प्रिंट करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड में करना चाहते हैं, तो वो एक A4 शीट पे प्रिंट होके आएंगे। ठीक है, और आपको फिर उनको खुद कैंची से कट करना होता है। ठीक है, हम इनको थर्मल प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हैं। मैं 5 10, अब मैंने यहाँ पे क्वांटिटी नहीं डाली, ऑटोमेटिकली आई है। प्रिंट ऑल करूंगा तो ये एक बिग शीट पे आ जाएंगे। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं इतने छोटे छोटे लेबल्स जो हैं, जो मतलब बारकोड टाइप के, ये आप इनको जब प्रिंट करेंगे ना तो ये छोटे छोटे बारकोड आपके 20x50 आप देख लें, 2x1 इंच बनता है आपका। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका 2x1 का लेबल प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ये उस हिसाब के टोटल आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अगर आप अपनी याद दहानी के लिए, अपनी ईज के लिए इनको अलग अलग प्रिंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट प्रिंट प्रिंट, ये आपके 5 इसके लदा प्रिंट होके आएंगे, 10 इसके लदा प्रिंट होके आएंगे, 5 इसके लदा प्रिंट होके आएंगे। फर्स्ट आपने जो प्रिंट किया है उसका इस SKU के हिसाब से रीनेम कर दें। फोल्डर पे जाऊंगा,
ये रोबो लाइव वाली है, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर दूंगा पहले के हिसाब से, ठीक है। वो आप अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए इनको रीनेम करके फिर आगे प्रेप सेंटर वाले को सेंड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आना है। प्रिंट ऑल भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरीके का प्रिंट हो गया है। ये प्रिंट ऑल मैंने किया था, ये इस तरीके का सारे के सारे लेवल जो हैं एक पे प्रिंट हो गए हैं। आप स्टैंडर्ड पे प्रिंट करेंगे तो वो एक लेवल पे पेज पे प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ से स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यहाँ से A4 पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यूएस लेटर कर सकते हैं, लेटर पेज A4 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट ऑल करता हूँ तो ये एक बड़े पेज पे होके आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको खुद कट करना होगा। ये एक A4 साइज पे होके आ गए, कंट्रोल P करेंगे, बड़े प्रिंटर में से आपका प्रिंट निकल आएगा। और आपके फिर ये जो होंगे आपने खुद कट करके एक एक करके प्रोडक्ट पे लगाने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लेबल्स प्रिंट होते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैंने ये लेबल प्रिंट करके अपनी प्रोडक्ट्स पे लगा ली हैं, तो फिर इसको मैं कहूँगा पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। पैक ग्रुप 1 मेरा बन गया, ठीक हो गया। अब पैकिंग इंफॉर्मेशन मुझसे पूछ रहा है कि अब ये जो 10 यूनिट इसके हैं, 5 यूनिट इसके हैं, 20 यूनिट को आप किन डब्बों में भेजेंगे, ठीक है। अगर ये एक ही डब्बे में आ रहे हैं तो मैं कहूँगा एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बिग बॉक्स, ठीक हो गया। कंफर्म कर दिया। उस जो एक बड़ा कार्टन है उसकी लेंथ वेट हाइट और वेट बता दें, डायमेंशन। लेंथ वेट हाइट मैं उसको कह देता हूँ कि ये अराउंड 20 इंच बाय 16 बाई 15 का है, या 16 बाई 10 का है। इतनी इसकी हाइट है और इसका जो वेट है वो 10 पाउंड के करीब है। ये एरर दिखा रहा है बॉक्स वॉल्यूम डज नॉट मीट द मिनिमम एक्सपेक्टेड क्यूबिक इंच और 34 इंच। ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, इस वजह से ये एरर शो कर रहा है। जो आपको प्रेप सेंटर वाले एड्रेस देते हैं वो प्रॉपर आपको मेरे ख्याल में 15 बाई 16 का होता है। 20 बाई 15, 19 LBs। यहाँ से मैं कोई उठा लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि वो फिर एरर वगैरह ना आए। क्योंकि प्रॉपर देनी होती हैं, ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी डाल देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। जो बॉक्स होते हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड चलते हैं, पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है। कोई भी कार्टन होगा उसको काट के छोटा कर लें, बड़ा कर लें, जो बॉक्स होगा एक, उसको आपको प्रॉपरली ये चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। राइट नाउ मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे बॉक्स की डायमेंशन है 14 12 बाय 12.5 9.5, लेकिन इसके वेट्स नहीं आ रहे साथ। बॉक्स वेट डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेड मिनिमम।
6/4 इंच। ठीक है। 50 LPs। 'Box volume does not meet the expected minimum cubic inch'। 13, 11, 9। अब इसको वर्क तो करना चाहिए। 12, 16, 8। 12, 16, 8। ये हो गया। वो अमेज़ॉन का पहले इंटरफेस इतना इंटेलिजेंट नहीं था। अब मैंने ये डिस्कवर किया इसमें चीज़ को कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, अमेजोन इसकी डायमेंशंस उसकी लिस्टिंग के पेज से उठा रहा है। ठीक है, मैं जब लिस्टिंग की डायमेंशन कम डालता हूँ तो वो डिटेक्ट करके बता देता है कि भाई आप गलत डाल रहे हैं। तो उसकी डायमेंशंस उस हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए जिस बॉक्स में ये फिट आएंगी। ठीक है, आप 5 यूनिट डाल रहे हैं तो वो उस हिसाब से उसका जो एआई है वो कैलकुलेट करके बता देता है कि 5 यूनिट जो हैं वो इस डब्बे में इतने आराम से इजीली फिट होंगे। ठीक है, अगर इससे छोटा होगा तो वो नहीं फिट होंगे क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के में ये पूरा नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा 24 बाय 24 बाय 24 किया है तो ये आ गया है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप हमारा सिंपल होता है, कंफर्म एंड कंटिन्यू करना होता है। स्किप पैकिंग एंड कंटिन्यू नहीं हम कर सकते, कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है। उसके अलावा एक ही स्टेप रह जाता है, सिंपल आपने पैसे एक्सेप्ट करने हैं और आपका शिपमेंट प्लान क्रिएट हो जाता है। ये जस्ट सिंपल सा स्टेप होता है। ये जब आपको प्रेप सेंटर वाले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना कि ये आपके लेंथ वेट हाइट है, बॉक्स बने हैं आपके, तो वो फिर आपकी फर्स्ट टाइम में ही चली जाती है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन एक्सेप्ट चार्जेस का नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? जब तक आप यहाँ पे आके डेट नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, शुरू से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले आके डेट सेलेक्ट करनी है। डेट मींस कि आप कब तक इस जो कार्टन है उसको शिप कर देंगे। वो आपका प्रेप सेंटर वाला आपको बता देता है कि मंडे तक कर देगा, ट्यूसडे तक कर देगा। उसमें से आप एक्सपेक्टेड रख के कोई भी आप जनरेट कर लेते हैं, 4 कर देते हैं उसको। ठीक है, 4 फरवरी तक ये कर देंगे।
उसके नीचे आते हैं, ये शिपमेंट एक ही बनी हुई है इनबाउंड रीजन, ये इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। एसपीडी है, एसपीडी मीन स्मॉल पार्सल डिलीवरी, यानी कि आपका जो कार्टन है वो एक ह्यूमन उठा के आराम से किसी एक प्लेस से ए प्लेस से बी प्लेस पे मूव कर सकता है। अगर आपका जो पार्सल है वो एक पैलेट की फॉर्म में है जिसके लिए लिफ्टर लगता है, जिसके लिए ट्रक जरूरत होता है, तो वो फिर हम उसको इसमें कंसिडर करते हैं। जब प्राइवेट लेवल में आप पैलेट्स भिजवा रहे होते हैं तो वो एलटीएल या एफटीएल में आता है, लोअर देन ट्रक लोड या फुल ट्रक लोड, ठीक है। और इसमें हम पैलेट सेंड कर सकते हैं, इसमें हम स्मॉल पार्सल सेंड करते हैं। हमारी होलसेल की इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा नहीं होती तो वो हमेशा स्मॉल पार्सल में ही जाती है। और उसका जो पार्टनर कैरियर है वो हमेशा से यूपीएस रहता है। 14.75 ठीक हो गया। ये हमारे टोटल चार्जेस बन रहे हैं। अगर आप कोई और कैरियर यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से फेडेक्स, यूएसपीएस, यूपीएस कोई भी और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप इसका ये यूपीएस पार्टनर कैरियर यूज़ करें, ताकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो यहाँ से स्कैन भी हो रही हो साथ साथ, और प्लस ट्रैक भी यहीं से ही हो रही हो आपके सेलर सेंट्रल के थ्रू। ये आपका एक शिपमेंट बनी है। बॉक्स का आपका ये है, 3 SKUs हैं, बॉक्स के यूनिट 20 हैं, और वेट उसका 40 LBs के करीब है। ठीक हो गया, 40 LBs हो गया। उसके बाद आपने सिंपल एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म करने हैं, आपके पैसे वहां से कटेंगे और आपको बॉक्स लेबल जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, वो आपने सिंपल बॉक्स लेबल अपने प्रेप सेंटर वालों को सेंड करने हैं, और वो आपका बॉक्स के ऊपर लेबल लगा के इन्वेंट्री जो है आपकी यूपीएस के फैसिलिटी सेंटर या करियर सेंटर छोड़ आएगा, और वो यूपीएस वाले जो है आपकी इन्वेंट्री आगे मूव करेंगे। अगर आपके पास इस इन्वेंट्री के डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं तो उसका शिपमेंट प्लान कैसे बनता है, आपने दोबारा यहाँ पे आना है और इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करेंगे, मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। अगर एक एक बॉक्स में आप डाल रहे हैं तो आप इसको बता देंगे कि 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, अलग अलग बॉक्स हैं, 3 बॉक्सेस कर देंगे, आपका वेब फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये अब किस तरीके से फिल आउट होता है, ये रो की फॉर्म में फिल आउट होता है, ठीक है। रो प्लस इस तरीके से कॉलम की फॉर्म में, वो बाद में आते हैं हम। आपके इसके जो यूनिट हैं वो बॉक्स 1 में पड़े हैं तो वो आप इसमें 5 डाल देंगे। बॉक्स 1 में पड़े हैं, उसका बॉक्स 1 का वेट क्या है और लेंथ विड्थ हाइट क्या है। वेट आप इसको कह देते हैं कि जी 12 पाउंड क्या है। उसकी डायमेंशन क्या है, 11x7x5 कर देते हैं। और ये हमने बॉक्स 1 की डाली है तो हम बॉक्स 1 पे चेक मार्क कर देंगे। ये बॉक्स 1 के 5 यूनिट कंप्लीट हो गए। सेकंड इन्वेंट्री हमने सेकंड बॉक्स में डाली है तो उसकी इन्वेंट्री यहाँ नहीं डलेगी, यहाँ नहीं डलेगी, सिंपल। इसके 5 यूनिट है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये 5 ऑफ 5 कंप्लीट हो गया। उसी हिसाब से इसके जो यूनिट थे वो 10 यूनिट आपने थर्ड बॉक्स में डाले हैं, आपने यूं सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इस बॉक्स 2 का वेट क्या है, आप यहाँ पे भी इसको कहते हैं, ये 15 पाउंड का ये है। और ये 10 वाला जो है ये आपका 20 पाउंड का बन गया, ठीक है। अब डायमेंशंस तो डिफरेंट है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐड अनदर बॉक्स डायमेंशन। ऐड अनदर बॉक्स डायमेंशन, डायमेंशन यहीं डालनी पड़ेगी और कहीं नहीं हम डाल सकते। 11x7x3, इसको यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे, ठीक है। मीन्स के ये जो डायमेंशन डाली है ये बॉक्स 2 की डायमेंशन आपने डाली है, ठीक है, जिसके अंदर कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। उस हिसाब से आपने एक और फिर बॉक्स की डायमेंशन भी तो डालनी है, ये बॉक्स 3 की। ऐड अनदर बॉक्स करेंगे, इसको चेक मार्क कर लेंगे, यहाँ पे इसकी डायमेंशन डाल देंगे, 15x10x5, ठीक है। इसका 20 हो गया, 47 LBs। कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई एरर्स हुए तो वो रिमूव कर देगा, मेरी इन्वेंट्री आगे नहीं प्रोसीड करने देगा। ये स्कैन करेगा, ये वही आप, मैं अपने पास से डाल रहा हूँ इन्वेंट्री के, मेरे पास प्रॉपर नहीं है, तो वो सेम आपके इसी तरीके से होंगे। अगर आप सपोज करते हैं कि आपके यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट बॉक्सेस में पड़े हैं, तो फिर कैसे करना होगा इसको, रीसेट फॉर्म दोबारा करेंगे आप इसको।
इसके जो 5 यूनिट थे, ठीक है, वो बॉक्स वन में पड़े हुए हैं। लेकिन इस इन्वेंट्री के जो 5 यूनिट थे वो बॉक्स टू में, बॉक्स वन में भी पड़े हुए हैं। तो आपने यहाँ से सिंपली इसको, बॉक्स थ्री में 5 यूनिट थे और इसके जो बॉक्स टू में आप डालना चाहते हैं या वन में, थ्री में डालना चाहते हैं, सॉरी, कि इस इन्वेंट्री के जो थे 5 यूनिट्स बॉक्स वन में भी पड़े हैं, तो इसके भी कंप्लीट हो गए। अगर ए बॉक्स नंबर वन में और बॉक्स नंबर थ्री में 5 5 यूनिट पड़े हुए थे तो आपने इधर 5 ला के डाल दिए। ये मीन्स के बी वन में 5 यूनिट इसके होंगे, 5 यूनिट इसके होंगे, ठीक हो गया। 5 यूनिट बॉक्स थ्री में इसके भी होंगे, ठीक है। तो अब आपने इसको सिंपल कंफर्म एंड पैकिंग इन्फॉर्मेशन करना है। अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन इसके साथ मैच होती है तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाके वही सेम स्टेप दोबारा होगा। आपने डेट सेलेक्ट करनी है, आपकी जो वो इन्फॉर्मेशन होगी वो ठीक होगी तो वो आपके बॉक्स जो शिपमेंट प्लान बन जाएगा। इस तरह से ये शिपमेंट प्लान बनता है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। पहले शिपमेंट प्लान बहुत बड़ा होता था, लोग पैसे दे के दूसरे से बनवाते होते थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक तो टेक्निकलिटीज थी। अब सिंपल है, 4 स्टेप है। सबसे पहले एसक्यू आपने सेलेक्ट करने हैं, जो भी आपने सेंड करने हैं उनको इकट्ठा सेलेक्ट करके सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री करके एड्रेस आपने आके देखना है, एड्रेस ठीक डला हुआ है। एड्रेस ठीक डलने के बाद आपने उनकी प्रेपिंग खुद करनी है, FNSKU लेबल प्रिंट करने हैं, उसके बाद बॉक्स की आके इन्फॉर्मेशन डालनी है। बॉक्स की इन्फॉर्मेशन जब आपके पास अवेलेबल होगी तो आप सिंपल इधर आके कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद आप ये कह लें कि कंफर्म शिपिंग पे आके उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे। जब डेट सेलेक्ट होगी नीचे आके आपने एक्सेप्ट चार्जेस करने हैं। एक्सेप्ट चार्जेस करने के बाद आपका बॉक्स लेबल प्रिंट हो जाएगा और बॉक्स लेबल आपने सेंड कर देना है किसी भी प्रेप सेंटर वाले को या अपने क्लाइंट को, ठीक हो गया। उसके अलावा सेलर सेंटर में जो हमारे काम की चीज़ होती है वो होती है रिपोर्ट्स वगैरह, या पहले ऑर्डर पे मूव करते हैं। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि आप प्राइसिंग यहीं से सिलेक्ट सेट कर सकते हैं। इसकी प्राइस आप 26 करना चाहते हैं या 27 करना चाहते हैं, आप दोबारा यहाँ पे आके सेव ऑल करेंगे। ये सेव होके आपकी प्राइस जो होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक हो गया। उसके अलावा ऑटोमेशन लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली मूव करती रहे। तो आपने एक सिलेक्ट कर ली 20 से लेके 30 के दरमियान ऑटोमेशन लग जाए, सेव ऑल करेंगे, ये इसकी प्राइस ऑटोमेशन पे चलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से प्राइस ऑटोमेशन पे चली जाती है। मिनिमम मैक्सिमम सेलेक्ट कर दी, ये भी 15 मिनट के अंदर अंदर आपके जो होंगे वो रिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे चेंजेस सेलर सेंट्रल पे। उसके बाद ऑर्डर्स पे मूव करते हैं। ऑर्डर्स वाले टैब में हमें क्या आता है, मैनेज ऑर्डर वाले पे सबसे पहला जो आपके सामने ऑप्शन आता है वो अभी राइट नाउ जो मेरे सामने ओपन है, यहाँ से पता चलेगा आपको FBM वाला सेक्शन ओपन है। अगर मैं FBA पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे व्यू FBA ऑर्डर्स करूंगा तो अब मुझे ये बताएगा कि जो मैं टैब देख रहा हूँ वो फुलफिल्ड बाय अमेजोन का देख रहा हूँ, ठीक है। जो भी ऑर्डर्स आपके पास पेंडिंग में होंगे वो इस टैब में आएंगे। ऑल ऑर्डर्स मींस के पेंडिंग वाले प्लस शिफ्ट वाले अनशिफ्ट वाले वो सारे इधर ही आएंगे। कैंसल्ड ऑर्डर्स में कैंसिल वाला आ जाएंगे। यहाँ से आप टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने आपकी टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम की होनी चाहिए। उसके अलावा आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि 100 ऑर्डर्स जो हों आपके एक सिंगल पेज पे शो हों। और उसके बाद 100 ऑर्डर अगर नहीं शो हो रहे तो आप एक दफ़ा उसको रिफ्रेश करेंगे, वो फिर आपके रिफ्रेश होके सामने आ जाएगा। हम मूव करते हैं सेलर फुलफिल्ड पे। ये अब हमें 3 ऑर्डर्स आए हुए हैं रात को, इनको शिप करने का तरीका सिंपल सा होता है। आपने सिंपल इसका बाय शिपिंग पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाय शिपिंग पे आके आपने सबसे पहला काम करना है प्रिंट पैकिंग स्लिप। प्रिंट पैकिंग स्लिप पे आपकी एक जो रसीद होती है, जिस तरीके से दराज से भी आपका ऑर्डर है तो आपका नाम वगैरह लिखा होता है, आपने इसको यहाँ से सेव एज PDF करके कोई भी एक नाम इसका सेव कर देना है। जिस भी नाम से ऑर्डर आया, आप एलिजबeth के नाम से कोई भी एक SKU आपको याद है कि ये डाउनी के लिए ऑर्डर आया है, आपने एलिजबeth डाउनी 12 आउंस का है, 12 FL आउंस के नाम से एक सेट कर दिया, ये सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने आके यहाँ पे पैकेज की डायमेंशन डालनी होती है कि जो आपका पार्सल है, जो आपका बॉक्स बन रहा है वो कितने लेंथ विड्थ हाइट का है। वो आपको क्लाइंट बता देते कि मेरे पास इस बॉक्स में ये अवेलेबल आ रही है, यहाँ पे आपने वो डायमेंशन डालनी होती हैं। लेट सपोज 6 बाय 6 बाय 6 का है, ठीक है। अप्लाई करना है, उसके बाद आपने वेट डालना है। इस प्रोडक्ट का वेट बनता है 2.5 पाउंड, 2.5 पाउंड डाल देंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे से
यूपीएस ग्राउंड पे से शिप करना चाहते हैं, यूएसपीएस से शिप करना चाहते हैं, जिससे भी करना चाहते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यूपीएस होती है, क्योंकि ये क्लेम्स प्रोडक्टेड, ओटीडीआर ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी आपका इससे प्रोडक्टेड रहता है। यहाँ पे आके आपने सिंपल बाय शिपिंग करना है, आपका लेबल जनरेट होगा, वो सेकंड लेबल भी आपने बॉक्स या कार्टन के ऊपर लगा के अपना ऑर्डर जो है वो शिप करना है। ये जो पैकिंग स्लिप हमने प्रिंट की है ये आपके बॉक्स के अंदर जाती है। जो बॉक्स लेबल यहाँ से बाई शिपिंग करने पे होगा, ये आपका वहाँ से जनरेट होता है, सॉरी ये बॉक्स के ऊपर लगता है आपका। तो इस तरीके से एफबीएम के ऑर्डर्स डिस्पैच होते हैं, ठीक है। वन बाय वन भी कर सकते हैं, अगर आप इनको इकट्ठा करना चाहते हैं तो इकट्ठे के लिए आपको गो बैक टू ऑर्डर लिस्ट पे जाके इन सारों को इकट्ठा करना होगा। बाय शिपिंग इन बल्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वो एक पेज ओपन करके ले आएगा, ठीक है। लेंथ वेट हाइट सबकी डालेंगे आप, और वेट उसका डायमेंशन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी लेबल होंगे आप बाय शिपिंग पे आके क्लिक करेंगे। शिप बाय डेट मंडे को आप डिस्पैच कर देंगे, कल की डेट यहाँ पे से सिलेक्ट करके लेबल के ओरिएंटेशन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किस किस्म का लेबल किस टाइप से प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी आपके पास प्रिंटर है उसकी अवेलेबिलिटी के मुताबिक आप यहाँ पे आके वो लेबल सेलेक्ट कर लेंगे। 4x6, 5x7, 12x8, जिस भी हिसाब से करना चाहते हैं, 8x11, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ से, हम डिफ़ॉल्ट पे 4x6 वाले यूज़ कर रहे होते हैं थर्मल प्रिंटर, तो वो आपका 4x6 के हिसाब से बाई शिपिंग करेंगे तो वो सारे एक ही फाइल में आपके ऑर्डर्स के लेबल जनरेट होके आ जाएंगे। और जो होता है हमारा बिजनेस रिपोर्ट्स वाला टैब होता है। एफ बी ए एफ बी एम ऑर्डर्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस हिसाब से एफ बी ए के ऑर्डर नहीं थे तो इसलिए कोई ऑर्डर नहीं शो हो रहा था। यहाँ पे से हमने देखना हो कि हमने कितनी सेल की हुई है इस अकाउंट पे। हम इसको ईयर टू डेट करते हैं, या कस्टम करके इसकी थोड़े से पीछे टाइम की, हम इसकी 1 मई से अभी तक सेल देखते हैं कितनी हुई है। $483 की सेल हुई है, इतनी कोई खास सेल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और भी आपने कोई रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, किसी भी किस्म की बाय एसेन, अदर सेल्स एंड ऑर्डर्स बाय मंथ, आप अपने हिसाब से रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। रिटर्न्स की रिपोर्ट्स जनरेट करनी हो तो वो आप यहाँ पे रिटर्न रिपोर्ट्स पे आएंगे, टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, सिंपली डाउनलोड होकर आ जाएगी। हमने एक जनरेट की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। कब से कब तक की है? 30 दिसंबर 2024 से लेके 29 जनवरी तक की रिपोर्ट है। अगर उससे भी पीछे आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी सेलिंग है, वैसे हमने ये लास्ट 30 डेज की थी, आप एग्जैक्ट डेट कर सकते हैं। डेट आप सेलेक्ट फिर वही करेंगे, इधर से आके आपने 1 अगस्त से लेके देखनी है, रिसेंट 1 फरवरी तक की देख लेते हैं। तो वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो इतनी देर में जनरेट होगी। फिर आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, एक्सएमएल में करना चाहते हैं, टीएसवी, ये फाइल की फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। एक्सएमएल एक्सेल पे खुलती है, टीएसवी शायद पीडीएफ पे खुल जाती है, या वर्ड पे खुल जाती है। और उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन होता है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का, पहला ऑप्शन है अकाउंट हेल्थ का। इस पे किसी भी किस्म की वायलेशन आएगी तो आपको यहीं पे ही रिफ्लेक्ट होगी, यहीं पे ही शो होगी। अभी फ्रेश अकाउंट है तो इसकी अकाउंट मैंने आपको बताया 200 है, कोई वॉलेशन आती है तो वो ये यहाँ पे सारी की सारी वॉलेशन आएंगी, ठीक है। शुरू से देख लेते हैं। ऑर्डर डिफेक्ट रेट, कोई भी प्रोडक्ट आप ख़राब भेजेंगे, डैमेज भेजेंगे तो कस्टमर उसके बारे में कंप्लेन करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, A to Z गारंटी क्लेम्स में कोई प्रोडक्ट आई है, चार्जबैक क्लेम्स में आई है, तो वो यहाँ पे रिफेक्ट होगा, ठीक है। आपका अंडर 1% होना चाहिए 60 दिन का, टोटल जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उस हिसाब से आपके जो 1% के ऑर्डर्स होंगे वो कम होंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो सेफ होगा। अगर 1% से ज़्यादा आपके ऑर्डर डिफेक्ट हैं तो वो आपका अकाउंट जो होगा रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन की तरफ चला जाता है। उसके अलावा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आई है, सस्पेक्टेड आई है, यानी कि ट्रेडमार्क से रिलेटेड आई है, किसी को सस्पेक्ट है कि आप उसका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, उसका ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका सस्पेक्टेड में आती है। अगर ब्रांड ने आपको किसी लिस्टिंग में से किक आउट किया तो वो आपकी जो होगी रिसीव्ड में आती है। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी अकाउंट हेल्थ पे, ठीक हो गया। ये जो रिसीव्ड में होती हैं इसका इफेक्ट होता है आपकी अकाउंट हेल्थ पे, ये आपके 8 से 10 पॉइंट खा जाती है पर आईपी कंप्लेन। उसके अलावा कोई कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, यानी कि प्रोडक्ट डैमेज भेजी है आपने, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन, कि कस्टमर ने आपको या अमेजोन ने क्लेम किया कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, तो आपको उसको इनवॉइसेस वगैरह प्रोवाइड करनी होती हैं, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर कंडीशन कंप्लेन, कि प्रोडक्ट डैमेज रिसीव हुई है, लीक थी, प्रोडक्ट फट गई है, प्रोडक्ट का बॉक्स फट गया है, तो मतलब कि ब्लास्ट हो गया है प्रोडक्ट,
बैटरी वाली थी, वो किसी भी किस्म की कंडीशन कस्टमर कंप्लेन करेगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी, यानी कि प्रोडक्ट आपने एक्सपायर भेजी है, नियर नियर टू एक्सपायरी डेट है, तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट सेफ्टी इशू में आ जाता है। लिस्टिंग वायलेशन, किसी किस्म की लिस्टिंग में आपने मी टू किया हुआ है और उस पे किसी किस्म की वायलेशन आ गई है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन मींस के आप कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं और आपको इजाज़त नहीं थी वो आप रीसेल करने की, तो उस पे आपको यहाँ पे कोई वायलेशन वगैरह आएगी। वैसे यहाँ पे बहुत कम वायलेशंस आती हैं, या तो डायरेक्ट आईपी आती है या ऑथेंटिसिटी आती है, इतने ज़्यादा इशू नहीं आते। रेगुलेटरी कंप्लायंस, कंप्लायंस मींस के कोई बच्चे की खेलने के प्रोडक्ट थी, वो बच्चा मुंह में डालता है और उससे किसी को उसकी मतलब हेल्थ को अफेक्ट होता है या उसको किसी किस्म का उसकी बॉडी को अफेक्ट होने का चांस है, तो वो आपसे कॉम्प्लायंस मांग लेता है कि ये प्रोडक्ट जो है 3 एजेस के बच्चों के लिए है, तो आप इससे रिलेटेड जो आपने को आपको मैन्युफैक्चर ने कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है वो आप प्रोवाइड कर दें। वो आप यहाँ पे अपलोड करते हैं और आपकी लिस्टिंग पे से कॉम्प्लायंस वायलेशन हट जाती है। अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपकी लिस्टिंग जो होगी वो इनएक्टिव होगी, मजीद आप उस प्रोडक्ट की रीसेलिंग नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादातर टॉयज़ में ही आता है और इसमें कोई इशू नहीं आता। और उसके अलावा ये आपकी शिपिंग परफॉर्मेंस है, ये एफबीएम रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें आपकी अफेक्ट होती हैं या डी अफेक्ट होती हैं। ऑन टाइम डिलीवरी रेट हमारा 66% है, जो आपके आपका ऑर्डर 90% से अबव होना चाहिए। तो ये हमारा पिछले दिनों अकाउंट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे गया हुआ था। अब ये जो जो हमारे 14 डेज का टाइम पीरियड करीब आ रहा है और ऑर्डर्स उसमें से रिमूव हो रहे हैं, तो ये अप की तरफ जा रहा है। ये 30-40% के करीब गया हुआ था, अभी अकाउंट जो है हमारा हेल्दी है, किसी किस्म का रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन नहीं है। वैसे रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन जो होता है वो यहाँ एक्शंस पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। और अगर फीडबैक देख रहे हो किस किस्म के फीडबैक आ रहे हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट गो टू फीडबैक मैनेजर पे जा सकते हैं और जो भी रिव्यूज रेटिंग आ रहे होंगे वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो यही सारा होता है इसमें, और इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो मैंने मिस की हो। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आपको देखनी आनी चाहिए, यस ये टैब इंपॉर्टेंट है, आप इस पे देख सकते हैं। ये आपने डेली खोल के देखना होता है कि किसी भी किस्म की नोटिफिकेशन आ रही है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी होगी आपके अकाउंट रिलेटेड, आपके लिस्टिंग रिलेटेड, आपके अकाउंट पे किसी किस्म की वायलेशन रिलेटेड, तो वो यहाँ पे आएगी। जैसे अब यहाँ पे आया हुआ लिस्टिंग एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन ड्यू टू अनऑथराइज्ड ट्रेडमार्क यूज, हमें पिछले दिनों एक आईपी कंप्लेन आई हुई थी, तो वो इसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रही होती है ये नोटिफिकेशन। इसको आप ओपन करके देख लेते हैं कौन से एसएन पर थी आप, वो आपको यहाँ बॉटम में एसएन शो हो रहा होता है। ये सारा आपने पढ़ना है और आपने उस हिसाब से उस प्रोडक्ट की वायलेशन को अपने अकाउंट पे से रिमूव करना है, अदरवाइज आपका अकाउंट जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी। सेलर सेंट्रल में शिपमेंट प्लान आपको मेन चीज़ जो है वो क्रिएट करना आना चाहिए। अकाउंट हेल्थ देखनी आनी चाहिए, अकाउंट हेल्थ की वायलेशंस चेक करनी आनी चाहिए, ठीक है। और बिजनेस रिपोर्ट अगर आपने देखना हो, मैं एक आधा आपको डिफरेंट अकाउंट भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि उस पर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। इसको लॉग आउट करते हैं। अब इस चाइल्ड एक्सेस वाले अकाउंट पे मैंने 3-4 डिफरेंट अकाउंट की एक्सेस ली हुई है, तो आप कहीं भी कोई वाला सेलेक्ट करके किसी पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस पे मैं मूव कर रहा हूँ हेल्प वाले पे, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप चाहें तो कोहिनूर के यूनाइटेड स्टेट्स पे मूव कर सकते हैं, इसकी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन आ रही है। इस अकाउंट में भी सेम प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपने देखना हो बिजनेस रिपोर्ट्स में कितनी सेल्स हुई है, सबसे पहला इंसान चीज़ यही पूछता है कि भाई सेल कितनी की हुई है अकाउंट पे, वो ही हम देख रहे हैं कस्टम पे जाके।
1 नवंबर 2023 से लेके आज तक की सेल देख लेते हैं। बोथ अमेजोन सेलर एंड अमेजोन एंड फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, दोनों लिस्टिंग में ये $1,60,000 की सेल हुई हुई है इस पे। और टोटल ऑर्डर्स आइटम जो हैं वो 5,554 यूनिट्स हैं, और 6,309 यूनिट्स ऑर्डर थे। ठीक है, ये टोटल ऑर्डर आइटम थी, ये यूनिट ऑर्डर थे। ठीक है, एवरेज यूनिट पर ऑर्डर आइटम 1.14 सेल्स वाली गई हुई है। इस अकाउंट की हेल्थ देखते हैं। ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि अकाउंट की हेल्थ कितनी है। इसकी 244 हेल्थ है, इस पे किसी किस्म की वायलेशन नहीं है। और ये इसके मैट्रिसेस हैं, 0.2% इसका ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। और बाकी सारा 0% ही है। 100% वैलिड ट्रैकिंग है, और 92% से अबव इसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट है। इस पे हमने टोटल ऑर्डर्स देखते हैं कितने किए हुए हैं। 12 ऑर्डर इसको अभी आए हुए हैं वैसे। ठीक है, और ये सारे अनशिप्ड में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पेंडिंग में भी ऑर्डर्स होते हैं जिनकी अमेजोन, ये 23 मिनट पहले ऑर्डर आया है, इसकी अमेजोन पेमेंट वेरिफिकेशन है। मतलब ऑर्डर स्टेटस जो है पेंडिंग में किस वजह से है, अवेटिंग पेमेंट वेरिफिकेशन की वजह से है। और शिफ्ट में देखते हैं कितने ऑर्डर्स इसके हमने फुलफिल किए हुए हैं। 5,205 ऑर्डर्स इस पे हमने फुलफिल किए हुए हैं। और इसके लास्ट 30 डेज 100 यूनिट्स, ये सारे ऑर्डर्स हम इस पे कर चुके हैं। शिप बाय असेंडिंग हुआ हुआ है, इसको हम शिप बाय डेट डिसेंडिंग। तो ये रिसेंट ऑर्डर 2 डेज अगो इसका ये ऑर्डर्स हैं, ये सारे ऑर्डर्स हैं। और उसके अलावा आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर सर्च करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल के सर्च कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखनी है आपने कितनी बेची है, आप यहाँ पे उसका एसेंट डाल के चेक कर सकते हैं। बायर की ईमेल, लिस्टिंग आईडी, एसकेयू आपको कोई याद है? अब जिस तरीके से कोई पुराना निकालते हैं एसकेयू जो आपने सही ज़्यादा बेचा हो। अभी मैंने एसिन कॉपी किया तो मेरा यहाँ पे एसिन मैच होना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट आईडी में सर्च करता रहूँगा तो वो नहीं सर्च होगा। 390 ऑर्डर इस प्रोडक्ट के हमने फुलफिल किए हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई आईडी उठा के सर्च करें तो आपको वही ऑर्डर शो करेगा। ये सारे ऑर्डर्स हैं और ये शिप्ड हैं। इसमें से कोई रिफंड होगा ना एक आधा, तो वो फिर आपको इस तरीके से रिफंड अप्लाइड हो गया। आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्यों रिफंड हुआ है। नो रीज़न, इसकी रीज़न नहीं बताई हुई कस्टमर ने क्यों रिफंड किया है। प्लस अगर ये आपने ऑर्डर यहाँ से ही जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बाई शिपिंग करते हैं, तो आप यहाँ से इसकी ट्रैकिंग आईडी नोट कर सकते हैं। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अमेजोन करंटली नॉट सपोर्टेड फॉर दिस कैरियर। ठीक है, उसने बाहर से कहीं शिपिंग वगैरह परचेज की है। वैसे आप जो है ट्रैकिंग आईडी यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट की आईडी मैं कोई और ओपन करके देख लेता हूँ, रिसेंट ऑर्डर हो। ये वैसे सारे ऑर्डर जो है वो 9 मंथ्स को पुराने हैं। हम इसको कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसका रिफंड है। ये इसको डिलीवर्ड होगी थी, बस इसको मसला था या कोई जानबूझ के इसको खार थी। इसने 13 जनवरी को इसने ऑर्डर प्लेस किया। 16 जनवरी 2025, 13/3, और 4 दिन के अंदर अंदर इसको प्रोडक्ट डिलीवर हुई है। तो फिर भी इसने पैकेज डिलीवर्ड इसको 17 जनवरी को हो गया था। इसने फिर भी रिफंड जो है वो अप्लाई कर दिया। तो उसके अलावा मज़ीद आपने रिफंड्स वगैरह देखने हो तो वही आपको मैंने बताया, यहाँ से आप ऑर्डर्स पे जाते हैं और ऑर्डर्स पे आके आप, यहाँ पे मेरे पास एक्सेस नहीं है, वहाँ से आप मैनेज रिटर्न रिपोर्ट्स पे जाके आप एक रिटर्न रिपोर्ट्स जनरेट करवा लेते हैं। फिर पता लग जाता है आपको किस किस वजह से हुए हैं। वैसे वॉइस ऑफ द कस्टमर पे भी आपको पता लग जाता है। परफॉर्मेंस पे जाते हैं वॉइस ऑफ, इस पे मेरे पास इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं है, बट जो एक्सेस है वो मैंने आपको दिखा दी है। इस पे शिपमेंट्स भी हमने बनाई हुई है, एफबीए भी की हुई है, इन्वेंट्री। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने के लिए ज़रूरी थी कि ये हमने इन्वेंट्री 36 यूनिट एफबीए किए थे, 35 यूनिट इसके एफबीए के थे, 18 इस यूनिट के एफबीए के थे। ये इसको क्लोज करते हैं। अब जो आप जिस इन्वेंट्री का आपने वो शिपमेंट प्लान बनाया हुआ होगा, ठीक है, वो आपको इस तरीके से शिपमेंट समरी के भी आप पे शो होगा। कंटेंट्स भी आपको दिखाएगा। शिप्स फ्रॉम 3 क्रिक रोड से गई थी इन्वेंट्री,
और ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था इवेंट्स बनते हैं। 4 मई को पहला इवेंट बना था, 7 मई को इन ट्रांजिट में इवेंट था, और 7 मई को डिलीवर्ड हुई थी, यानी कि किसी एफबीए के वेयर हाउस में जिसमें हमने सेंड की थी, वो चेकड इन, रिसीव्ड। और हमारी 25 मई को ये इन्वेंट्री जो थी वो क्लोज हो गई थी। इस अकाउंट पे मैंने आपको बताया टोटली एफबीएम में बहुत कम एफबीए करते हैं इस पे, तो इस वजह से इतने ज़्यादा आपको वो देखने नहीं मिलते। आप इसको मज़ीद ट्रैक करना चाहते हैं तो ये आपको ये ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोवाइड कर देता है। और इसको आपने कॉपी करके आप यूपीएस ट्रैकिंग पे जाते हैं आप। ये ट्रैकिंग आईडी आपने 120 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। 120 दिन तो कह लें कि शायद इसकी लास्ट वाली शिपमेंट का 120 दिन हुए हों। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं, ये भी 120 दिन में नहीं आएगी। वैसे आप कंटेंट्स देखना चाहते हैं, किसी किस्म का मसला था, कोई इसमें इशू वगैरह था, तो ये इसके 36 के 36 यूनिट्स हैव बीन रिसीव्ड। कोई किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी कि यू हैव वन डिस्क्रिपेंसी, यू हैव टू डिस्क्रिपेंसीज। लेकिन यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं था, बॉक्स लेवल डिफेक्ट, प्रोडक्ट लेवल डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट नहीं था। तो आपकी यानी कि प्रॉपरली इन्वेंट्री लाइव हुई है एफबीए में। तो यही सेम सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इसमें इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, जब इशू आता है तो वो आपका एक अलग से टैब में रिफ्लेक्ट होता है। किसी भी चीज़ पे इशू आएगा, प्रोडक्ट रिलेटेड आया, शिपमेंट रिलेटेड आया, तो वो इधर प्रॉब्लम्स में आएगा। और उसके अलावा कोई लिस्टिंग रिलेटेड इशू आता है तो वो अकाउंट हेल्थ टैब में आपको शो होना शुरू हो जाता है, लिस्टिंग पे कोई वायलेशन आ रही है। प्लस अगर आपकी कोई इन्वेंट्री इस तरह की है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जॉन इन्वेंट्री में जाके, ये देखें अब ये इनएक्टिव है, पेपेड बेबी शैम्पू। ये क्यों रीज़न हमें ब्लॉक हो गया है, रिव्यू ब्लॉक, रीज़न देख लेंगे कि ये इन्वेंट्री हमारी क्यों ब्लॉक हो गई है। अच्छा, अमेजोन ने लिस्टिंग ही उड़ा दी है। लिस्टिंग उड़ा दी है तो दैट्स वाई हमारे 9 यूनिट जो हैं अब वो एक तरह से स्ट्रैंडेड में आ गए हैं, अनसेलेबल है जब तक कि इन्वेंट्री नहीं होगी। या मैं इसका एक और काम कर सकता हूँ कि जाके चेक करता हूँ, शायद कोई अमेजोन पे इसकी और लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी हो अब तक, क्योंकि पता तो ब्रांड को भी पता चल गया होगा। और अगर ब्रांड ने खुद नहीं उड़ाई लिस्टिंग तो ब्रांड इस चीज़ को रिकवर कर लेगा। अगर ब्रांड ने खुद उड़ाई है तो फिर राइट नाउ मुझे कोई इसकी रेलिवेंट लिस्टिंग नहीं आ रही। अच्छा, ये शो हो रही है। हम्म, ठीक है, हम इसको जाके अब फॉर एग्जांपल वो वाली लिस्टिंग उड़ गई है, ठीक है, ये लिस्टिंग बन गई है। अगर तो ये जेनेरिक ना हुई, जेनेरिक नहीं है क्योंकि पिपेट स्टोर पे लिस्टेड है, ये जेनेरिक नहीं होगी। ये कॉपी करना है इसको दोबारा से आके, नॉट अवेलेबल। अच्छा, मैं केएमएस कर रहा हूँ, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ये अब हेल्प पे आ गया। अब ये अच्छा, यहाँ से भी रिमूव कर दी गई है। ये सेल दिस प्रोडक्ट है। अब आई होप सो ये जेनेरिक ना हो। ये जेनेरिक नहीं है। मैं इसको सिंपली वो जो 9 यूनिट्स होंगे आके इसमें लाइव कर दूंगा। एफबीएम का ये फ़ायदा होता है, एफबीए में अगर वो इन्वेंट्री पड़ी होती तो मुझे वहाँ से रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता और इन्वेंट्री दोबारा मंगवानी पड़ती, फिर दोबारा एफबीए करनी पड़ती, तो वो मुझे ठीक ठाक एक तरीके से लॉस में जाता मेरा ऑर्डर, क्योंकि जो पैसे होते हैं वो आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं। रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करने के भी जो होंगे, प्लस आपको जो इन्वेंट्री दोबारा रीसेंड करनी है उसके भी पैसे, शिपमेंट के जो मैंने आपको दिखाए थे एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं तो वो हम अपने अकाउंट से पैसे पे करते हैं, ठीक है, अपने कार्ड वगैरह से पैसे पे करते हैं। बाकी यही था।
सेलर सेंट्रल में जो चीज़ें थी वो मैंने सारी क्लियर करवा दी हैं आप लोगों की। एफबीएम का भी ऑर्डर आप लोगों को डिस्पैच, एफबीए का ऑर्डर कोई डिस्पैच नहीं करना होता। जो भी ऑर्डर आता है वो डायरेक्ट अमेजोन जाने और उसका काम जाने, वो शिप कर देता है और पैसे वगैरह आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यही था। कोई किसी का क्वेश्चन हो सेलर सेंटर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ। मैं पहले फिजिकल वालों से क्वेश्चन ले लूँ ना, फिर मैं आपका क्वेश्चन ओके। लेता हूँ। जी। आईपी कंप्लेन कोई ब्रांड भेजेगा आपको जो आपको अपनी प्रॉपर्टी रीसेल नहीं करना देता, या आप एक तरीके से वायलेशन कर रहे हैं उसकी लिस्टिंग में, प्राइस बहुत हाई की हुई है आपने, प्राइस बहुत लो की हुई है। उस सिनेरियो में ब्रांड आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन भेजता है, जो कि सस्पेक्टेड भी में भी सेंड कर सकता है। अगर जानबूझ के सेंड करेगा, सबक सिखाने के लिए सेंड करेगा, पनिश करने के लिए सेंड करेगा, तो वो रिसीव्ड में जाती है, जो आपके 8 से 10 पॉइंट खा जाती है। ऑथेंटिसिटी कंप्लेन अमेजोन की तरफ से आती है, ठीक है। अमेजोन को ये सस्पेक्ट होता है आप पे कि आप जो इन्वेंट्री है वो 2 नंबर सेंड कर रहे हैं। उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए आपको से वो सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है कि आप अपनी इन्वेंट्री प्रूफ दें कि ये जो इन्वेंट्री है आपने किस सोर्स से लेके आए हैं। उसके लिए हमें बस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है या आपके पास इनवॉइस है, तो आप सिंपली वही सबमिट कराते हैं और आपकी जो ऑथेंटिसिटी होती है, अगर ठीक हो, अमेजोन उसको वेरीफाई करे, तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी रिमूव हो जाती है। ऑथेंटिसिटी पे अकाउंट भी डीएक्टिवेट होता है। हम्म। हाँ, उसका हाल ये होगा कि कोई तो जैसे अब मेरी ये इन्वेंट्री फंसी थी पिपेट बेबी की वाली, ये शैम्पू वाली, मैंने इसका हल ये निकाला है कि मैं कोई और लिस्टिंग इस तरह की सेम ढूंढूंगा, उसमें जाके मीटू कर लूंगा। अदरवाइज अगर वो सेम वैसलीन वाली लूँ, वो जेनेरिक में आई है, वो लिस्टिंग मुझे प्रॉफिटेबल थी ना। तो अगर तो मैं इन्वेंट्री अपनी ब्रेक इवन पे निकालना चाहता हूँ, और कंडीशन भी ये है कि मेरा जो सोर्स था, सप्लायर था, वो इन्वेंट्री रिटर्न नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो मैं उसको किसी ना किसी तरीके से किसी और लिस्टिंग में कोशिश करूंगा कि वो रीसेल हो जाए। अदरवाइज मैं वो इन्वेंट्री रिटर्न करवाऊंगा। लॉस में नहीं जाती। कुछ रिटेलर्स जो होते हैं जिन पे हम आर्बिट्राज कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपसे फ्री रिटर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मैंने वो डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स की हुई होगी, तो वो मुझसे 25 से 30% या 15 से 20% आपकी रिस्टॉकिंग फीस लेता है, वो फिर लॉस में जाती है। जी जी। वो हमारे नहीं, मतलब उसका सिनेरियो होता है कि सर हमारे ही आता है लॉस में, जेब पे फर्क हमारे ही पड़ता है कि हम एक तरीके से अमेजोन से सर्विसेज ले रहे हैं। लेकिन जो डीलिंग होती है ना, एफबीए की प्रोडक्ट है, तो वो अमेजोन के वेयर हाउस एफबीए में जाएगी। वो अमेजोन देखेगा कि इन्वेंट्री आपकी सेलेबल है, तो वो दोबारा लाइव कर देगा। अगर अनसेलेबल होगी, तो वो इन्वेंट्री स्टैंडर्ड में आ जाती है। और अनसेब वो कहते हैं कि जी फिक्स करें इस इन्वेंट्री को। फिक्स पे आप जाते हैं और आप उसको रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके या तो अपने पास बुला लेते हैं, या फिर आप उसको लिक्विडेट करके रिमूव कर देते हैं, कि अमेजोन को अथॉरिटी दे देते हैं कि ये आप इस इन्वेंट्री को आगे रीसेल करके लिक्विडेट करके जो भी पैसे बनते हैं हमारे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दें। और एफबीएम का रिफंड ये होता है कि कस्टमर रिक्वेस्ट करता है, और आप अगर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो वैसे तो ऑटो ऑथराइज होती है रिक्वेस्ट वगैरह जो भी होती हैं, तो जो रिटर्न्स होते हैं वो आपके शिपमेंट वाले एड्रेस पे, शिपिंग एड्रेस पे वापस आ जाते हैं, प्रोडक्ट वगैरह। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, कस्टमर खुद ही जो होता है वो लेबल वगैरह जनरेट कर देता है, और अमेजोन उस कस्टमर को लेबल प्रोवाइड कर देता है। आपको कुछ नहीं करना होता, सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा होता है, एफबीएम पे भी ज़्यादातर। एक और चीज़ है सेलर सेंट्रल की, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है, ठीक है। सेलर सेंट्रल्स को हम कनेक्ट करते हैं हिसाब किताब रखने के लिए सेलर बोर्ड के साथ, ठीक है। अब वो सेलर बोर्ड किस तरीके से काम करता है। बस सेलर बोर्ड के क्रेडेंशियल्स शेयर करना, बेशक यूके वाले ही मार्केट प्लेस के साथ शेयर कर दो। हम्म।
नहीं, क्लाइंट एक्सेस प्रोवाइड करता है, क्लाइंट यूज़र परमिशंस आपको प्रोवाइड करेगा। उसी के बाद जाके फिर आप ये डिफरेंट अकाउंट्स यूज़ करना शुरू होते हैं। अब जैसे मेरे पास इस वाले अकाउंट पे हेल्प 2023 वाले पे इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं है, वेर एज अबाम वाले पे फुल एक्सेस थी मेरे पास हर चीज़ की ना। तो वो जितनी आपको प्रोवाइड करेगा उतने ही आप उस पे प्रोसेसेस या एक्शंस कर सकते हैं, अदरवाइज वो आप नहीं उसको कर सकते। जी, वो आपका अपना लाइक एक तरीके से चॉइस भी होती है या अपनी तरह अपनी प्रेफरेंस भी होती है। अगर आप एफबीएम करना चाहते हैं तो आपके का क्लाइंट इस तरीके का है कि भाई उसके पास टाइम नहीं है, फिर हम किसी प्रेप सेंटर से सर्विसेज ले लेते हैं एफबीएम की। अगर आप उस प्रोडक्ट को लगता है कि आप ये इजीली एफबीए में सेंड कर देंगे, तो वो फिर आप सिंपली प्रेप सेंटर वाले को कहते हैं कि प्रोडक्ट उठा के एफबीए कर दो। तो एफबीएम की सर्विसेज आप पे अपने ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि अगर आप अपने क्लाइंट के घर मंगवाना चाहते हैं तो आप उधर भी मंगवा सकते हैं। अगर आप किसी प्रेप सेंटर वाले से लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके भाई हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि आप कि वो प्रोडक्ट की प्रेप वगैरह करें या उसके ऊपर ऑर्डर्स वगैरह जब आए तो वो डिस्पैच करके आए, तो अगर वो खुद नहीं कर सकते हम फिर प्रेप सेंटर वाले से सर्विसेज ले लेते हैं। वो $2 चार्ज करते हैं पर ऑर्डर पे, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री एफबीए कर सॉरी, आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच करने की। बिल्कुल, पहले अपने पास मंगवाएंगे, उसकी प्रेप करेंगे, देन एफबीए करेंगे। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ करता है कि वो डायरेक्ट शिपमेंट्स आपकी एफबीए कर देगा, तो फिर आपने सिंपल शिपमेंट प्लान वहां से बनाना है, उसको वो लेबल प्रोवाइड कर देने हैं, रेलिवेंट एफएनएसकेयू लेबल्स और बॉक्स लेबल। वो आपकी इन्वेंट्री लगा के डायरेक्ट किसी यूपीएस के वाले करके आएगा, और वो आपकी इन्वेंट्री जो होगी यूपीएस वाले अमेजोन के वेयर हाउस में छोड़ेंगे। सॉरी, पाकिस्तान पाकिस्तान मंगवाने का तो फायदा ही नहीं है ना। हाँ, ऑब्वियसली जाहिर बात है, मतलब आप पहले पाकिस्तान मंगवाएंगे, उसके कस्टम क्लियर्स वगैरह करवाएंगे, तो फिर वो तो फिजिबल नहीं रहेगी। कोई भी इन्वेंट्री आपने यूएस में परचेज करवाई है, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये नहीं कहता कि मैं डायरेक्ट शिपमेंट्स एफबीए करता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री आप किसी प्रेप सेंटर में मंगवाएंगे। प्रेप सेंटर एक गेटवे होगा आपकी इन्वेंट्री एफबीए करने का। आपने वो इन्वेंट्री एफबीए करवानी है किसी भी प्रेप सेंटर के थ्रू, वो आपकी इन्वेंट्री प्रेप करेगा और उठा के सारी इन्वेंट्री यूपीएस के हवाले करेगा। यूपीएस वाली इन्वेंट्री आपके जो है वो सेंड कर देंगे किसी भी वेयर हाउस में, और आगे अमेजोन जाने फिर आपका काम सही हो जाता है। ये मैं आपको सेलर बोर्ड दिखाता हूँ कि अगर ये आपने यूज़ करना हो तो ये किस तरीके होता है। सो ओटीपी रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड। जाहिर बात है, फिर शिपमेंट प्लान कैसे बनेगा। हम्म, लेबल्स की नहीं होती, शिपिंग की होती है। आपने अपनी, हाँ, जो यूपीएस को मिलती है पेमेंट। जितनी मर्जी आप 1,000 यूनिट भी सेंड कर सकते हैं, प्राइवेट लेवल करेंगे तो 5,000 यूनिट भी सेंड कर सकते हैं, 10,000। कोई लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती। आंटी से पूछो ना कोड, क्या कोड है, नहीं तो वो यूके वाले का कोई पता करें। अच्छा, ले आए अपना लैपटॉप, ले आए अपना। कोई लिमिट नहीं है, आप दिल खोल के एफबीए करें जितनी मर्जी अपने, लाइक कह लें कि बजट के मुताबिक आप 1,000 यूनिट करना चाहते हैं, 15 यूनिट यूनिट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये इतने टाइम में सेल हो जाएंगे, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें सब चीज़ें मतलब एक ऑर्डर आया ना आपको,
तो ऑर्डर पे आपका एक होता है हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम मींस के कितने टाइम में आप ऑर्डर जो है डिस्पैच करेंगे अपने पास से। एफबीएम ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जितने टाइम में आपने एक हैंडलिंग टाइम सेट कर दिया 2 दिन, ठीक है। अब 2 दिन मींस के मंडे को ऑर्डर आया तो आप नेक्स्ट वेनेसडे तक उस हिसाब से मंडे से कंपेयर करते हुए, मंडे से एनालिसिस करते हुए वेनेसडे तक ही ऑर्डर कर देंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है टाइम, डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से लेके 5 दिन होता है। तो इसमें वो लगती है HDMI। चल गया। बैठ जाओ, आपको भी पढ़ाता हूँ अमेजोन में। अच्छा, चार्जिंग ठीक है। इस पे बस ये होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होगी। तो रिकॉर्डिंग वगैरह जो होगी मैं आपके साथ पुराना लेक्चर शेयर कर दूंगा। लेकिन यहाँ जो फिजिकल में स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको समझा दूँ। या फिर इसमें जूम है। मैं गूगल लिंक एक शेयर करता हूँ अपने जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, ताकि वो भी मीटिंग ज्वाइन करके ना। अच्छा, 3 ही पार्टिसिपेंट्स हैं। सर इसी की लिंक शेयर कर दें, वहां जाके ज्वाइन कर लें तो फिर आ जाएगा, स्क्रीन शेयर हो जाएगी इसी मीटिंग की। ये गुड आइडिया, ये मेरे माइंड में नहीं आया। व्हाट्सएप है ना इस पे लॉगिन? मैं कर लेता हूँ। तब तक कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो आपने मुझसे पूछ लें, ताकि जब तक इंस्टॉल होता है फिर। डमी लिस्टिंग क्यों कर रहे हैं? डमी लिस्टिंग इसीलिए करते हैं कि कल को लिस्टिंग आपके अकाउंट पे से रिमूव हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, या लिस्टिंग डिलीट हो जाती है। तो उस लॉस से बचने के लिए हम एक डमी लिस्टिंग करते हैं। प्लस हम लोगों ने इस तरह से देखा है, मैंने अपने साथ देखा है, 2024 में एक प्रोडक्ट थी, ह्यूमन एंड प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो वो मैंने लिस्ट नहीं की, मैंने ऑर्डर कर ली, मैंने देखा कि प्रोडक्ट अनगेट है, प्रोडक्ट पे जेनेरिक का कोई एरर नहीं था। ठीक 2 दिन बाद जैसे ही प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर हुई, मुझे याद आया कि वो प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं की थी। वो लिस्ट करने लगा हूँ, आगे जाके प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल हुई हुई थी, इनएक्टिव हुई हुई थी। तो ये फिर इशू था। फिर वो इन्वेंट्री जो थी हमने ईबे वगैरह पे सेल की। तो डमी लिस्टिंग इसीलिए ज़रूरी होती है। डमी लिस्टिंग से ये भी पता चलता है कि प्रोडक्ट आपकी गेटेड तो नहीं है, नॉट अवेलेबल तो नहीं है। तो कोई भी प्रोडक्ट हो उसको लाइक चेक करने के लिए आप गए हैं, तो आप होलसेल की लिस्टिंग मैंने आपको बताया 1.5 से 2 मिनट के अंदर हो जाती है, ठीक है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा मतलब आपकी स्पीड बन गई हो तो आपने फ़ौरन से SKU सेलेक्ट करना है। और
ये वाईफाई का तो इशू नहीं है, डाउनलोड तो फौरन हो गया। मतलब आपकी इन्वेंट्री जो है वो पड़ी हुई है किसी वेब सेंटर में, और ऑर्डर्स जो है पहली बात है वो इकट्ठे तो नहीं आते, वो एक एक दो दो करे जाते हैं। जी फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल इन्वेंट्री जो है वो आपकी किसी वेब सेंटर में एक या दो महीने पड़ी हुई है, तो वो उसके चार्जेस जो है वो हमें पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल आपको बता देते हैं शुरू में, जब आप किसी प्रेप सेंटर वाले के पास अकाउंट बनाते हैं ना, वो आपको बता देते हैं कि पर मंथ के हिसाब से कितने अगर आपके डब्बे हैं तो वो आपसे चार्ज करेगा स्टॉकिंग फीस। अगर एक कार्टन है, एक कार्टन पे पर यूनिट के हिसाब से $4 चार्ज करेगा। दो कार्टन है फिर $8 हो जाएंगी। यही है। कॉटन है पर यूनिट बोला है। नहीं, पर कार्टन होता पर है। कॉटन। पर कॉटन होता है, पर यूनिट तो समझ ही नहीं आती। $4 अगर आपको देने पड़े, पर कॉटन होता है। वो कॉटन की आपको बता देते हैं, बेशक छोटा हो, हमने तो यही देखा है, छोटा हो बड़ा हो कार्टन हो, ठीक है। वो एक कार्टन बस है ना, तो वो आपको लेते हैं। सर ये जो हमें डिमेंशनल चाहिए थी, जी जी। ये जो हमने प्रेप सेंटर से आगे अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है, वो वाला उसकी पैकेजिंग की बताइए थी, या जो आगे हमने डिलीवर करना है उसकी बताइए। जो आपने प्रेप सेंटर से भेजना है, ये ये जो डायमेंशंस होती हैं ये आपको प्रेप सेंटर वाला प्रोवाइड करेगा। तो क्या मीट का काम, गूगल मीट का तो हो जाएगा वो इजीली है। कहते कि रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, चलो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एक सेलर बोर्ड की ना। तो अभी बेसिकली वो जूम जो है वो दूसरे लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं है, और उसका जो ओटीपी है वो क्लाइंट के पास जाता है कनाडा में। इस टाइम अभी मेरे ख्याल में सुबह के 2 ढाई बज रहे होंगे, तो इसलिए ओटीपी नहीं आ रहा था। वैसे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ इसकी भी मैं, ठीक है। और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो है वो ये है कि रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसकी। और ये गूगल मीट का अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ उधर लाइव पे ही देख लें, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। गूगल मीट का मैंने लिंक सेंड किया है, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम रोकते हैं क्योंकि मेरा। ये मेन जो हमें ऑर्डर आता है सिर्फ उसी के लिए भी लिंक पे वो जनरेट करते हैं, जी जी। जितना यूनिट का ऑर्डर। उससे ज़्यादा के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जितने ऑर्डर्स आएंगे सिर्फ उसी के लेबल जनरेट होंगे, उससे ज़्यादा के नहीं हो सकते। एफबीआई करना है तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे लेबल जनरेट करना। जी जी। अच्छा, वलीद अहमद आ गए हैं, अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। वो भी आ जाएगा। अच्छा, ये होता है सेलर बोर्ड। सेलर बोर्ड का इंटरफेस है, मैं एक मिनट।
इस पे भी रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये प्रीमियम नहीं है, गूगल मीट वगैरह पे ऑप्शन नहीं आ रहा। बट आप लोगों को जो सेलर बोर्ड की रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर मिलेगी। और इस पे मूव करते हैं। सेलर बोर्ड आपने ओपन करना होता है इसको। आप जब साइन इन करते हैं तो आपको ये उसी टाइम ऑप्शन दे देता है कि आप कनेक्ट कर लें जब नया नया साइन अप करते हैं। आपको ये ऑप्शन देता है कि आप किसी भी मार्केट प्लेस के साथ या किसी भी न्यू अकाउंट के साथ जिसके साथ पहले सेलर बोर्ड नहीं अटैच हुआ, या अगर हुआ हुआ भी है तो आप किसी ऑलरेडी अटैच सेलर बोर्ड के साथ आप एक नया अकाउंट अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सब्सक्रिप्शन होती है, 11-12 डॉलर की सब्सक्रिप्शन होती है पर मंथ की, और एनुअली आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो 189 समथिंग डॉलर बनते हैं इसके, ठीक है। तो इस पे क्या काम होता है, ये ऑटोमेटिकली आपका इंटीग्रेट होता है। आपने कोई भी अकाउंट वगैरह इसके साथ अटैच करना है तो ये 1 दिन से लेके 1.5 से 2 दिन लेता है। जितनी भी, अगर आप उसको 3 मंथ बाद या 6, 7, 8 मंथ बाद सेलिंग करने के बाद अटैच कर रहे हैं ना इसको, तो ये आपका 1 से 1.5 दिन लेता है। जितना डाटा होता है आपका, ऑर्डर्स, रिफंड्स, रिटर्न्स, उसके अलावा आपका कोई भी आप डैमेज था, कोई स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री थी, जितने भी ऑर्डर्स थे, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन की प्राइसेस, ठीक है, सब जितने भी एक्सपेंसेस थे, अमेजोन फीसेस, शिपिंग फीसेस, आपने अपने पास से एफबीएम के ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्पैच किए हैं उसके ऊपर, प्लस आपके जो एफबीए के चार्जेस होते हैं, यानी कि आपने शिपमेंट प्लान बनाया है, आपको एक डब्बा भेजने पे 17-18 डॉलर के जो एक्सपेंस आया है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस ये फेच करता है और आपके पास लेके आ जाता है। उसके बाद जब सारा डाटा आपके पास इंटीग्रेट हो जाता है, सेलर बोर्ड में कन्वर्ट होके आ जाता है, तो उसके बाद आपका एक काम होता है, सिर्फ एक ही काम होता है कि हमने कॉग्स ऐड करनी होती है। कॉग्स मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे ऐड होती हैं, हम यहाँ से फर्स्ट वाला जो डैशबोर्ड होता है इसके नीचे देखते हैं प्रोडक्ट्स लिखा हुआ होता है, ठीक है। आपने इस प्रोडक्ट वाले टैब पे आना है। फर्स्ट वाले टैब में ये आपका 3 बार अगर नहीं ओपन हुई हुई होती तो आपने इसको ओपन करके प्रॉफिट वाले टैब ओपन करना है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, डैशबोर्ड से नीचे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके सामने जितनी भी आपकी अकाउंट पे प्रोडक्ट लिस्टिंग थी आपने डिलीट की हैं, ये सारी की सारी वो उठा के ले आता है। आपने कोई प्रोडक्ट जो आप कह रहे हैं कि रिसेंटली आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स ऐड करनी है, तो आपको ये कॉलम नजर आएगा COGS का, ठीक है। COGS में वो कॉस्ट आएगी जो कि आपको सोर्स्ड कॉस्ट पड़ी है, यानी कि अगर उस पे आपको टैक्स भी देना पड़ा है तो भी वो आएगी। वो प्रॉपर कॉस्ट, मतलब कि आपको $8 एक प्रोडक्ट पे टैक्स टैक्स देना पड़ गया, वो $8 आपने उस प्रोडक्ट में ऐड करने हैं डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो एक यूनिट की जो कॉस्ट होगी ना वो आपने सिंगल यूनिट की यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उस हिसाब से ये अमेजोन को देखते हुए जो आपने अमेजोन को रेफरल फीस दी है, फुलफिलमेंट कॉस्ट दी है, प्लस उसकी स्टोरेज कॉस्ट थी, इनबाउंड प्लेसमेंट फी थी, जितनी भी फीसेस होंगी ये डिडक्ट करेगा और वो आपको नेट प्रॉफिट की फेस में दिखाना शुरू कर देता है। वो कैसे दिखाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड जब आपने ऐड कर दी, अगेन आपने डैशबोर्ड पे आना है। अब डैशबोर्ड पे आपको ये इंटरफेस शो हो रहा है, टुडे, यस्टरडे, मंथ टू डेट, 3 मंथ, लास्ट मंथ। इस जो इंटरफेस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पीरियड पे सिलेक्ट करना है। आप देखना चाहते हैं मंथ, लास्ट मंथ, 2 मंथ्स, मतलब कि मंथ बाय मंथ का देखना चाहते हैं। इस मंथ का जितना भी हुआ है, मतलब इस मंथ का 1 से लेकर 2 फरवरी तक जितना भी प्रॉफिट था, उससे पिछले मंथ का प्रॉफिट, दिसंबर का, उससे पिछले मंथ का प्रॉफिट, सॉरी जनवरी का, दिसंबर का, फिर उससे पीछे नवंबर तक का, 3 मंथ्स अगो, ये वाला मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मंथ टू डेट देखना चाहता हूँ, ये मैंने एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक दफ़ा क्लिक करना है फिल्टर पे। और अगर आप यूएस के साथ साथ कनाडा पे भी सेल कर रहे हैं, मेक्सिको पे भी सेल कर रहे हैं, तो आप सिंपल एक मार्केट प्लेस का भी देख सकते हैं। राइट नाउ ये अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ कनाडा में वर्क कर रहा है, कनाडा में ऑपरेशनल है, उसके अलावा और किसी मार्केट प्लेस पे सेलिंग नहीं हो रही। तो ऑल मार्केट प्लेसेस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ कनाडा के ही रिजल्ट्स होंगे। ये 1 से लेके 2 फरवरी तक का मैंने आपको बताया था, 1 से लेके 31 जनवरी तक का ये स्टैट शो कर रहा है, 1 से लेके 31 दिसंबर तक के 2 मंथ्स पहले के स्टैट ये शो कर रहा है। अब करना क्या है, मैं देखना चाहता हूँ कि दिसंबर के में कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ था। तो मैंने सिंपली दिसंबर पे आके क्लिक किया तो ये जो लाइन है ये सिलेक्ट हो गया, मीन्स कि ये डैशबोर्ड सिलेक्ट हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, सेल्स, $25,000 की सेल हमने की थी 1 से लेके 31 दिसंबर तक के। टोटल ऑर्डर्स कितने थे, 974 ऑर्डर थे, और यूनिट्स कितने थे, 1062
यूनिट्स ऑर्डर हुए थे, उसमें से हमें रिफंड कितने लगे? 1,000 यूनिट्स में से हमें 25 रिफंड लगे, या 974 ऑर्डर्स में से हमें 25 ऑर्डर्स के रिफंड लगे। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यानी कि कितनी आपने इस पर पीपीसी चलाई है। हम होलसेल में, रिटेल आर्बिट्राज में कोई पीपीसी नहीं चलाते, तो इसलिए हमारी कॉस्ट जो है वो जीरो है। एस्टिमेटेड पे आउट यानी कि हमारा पे आउट कितना गया है, ये प्रॉफिट नहीं था। मींस के जब हमें पे आउट जाता है तो पे आउट में हमारी सोर्सिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों शामिल होते हैं। यानी कि हमने $25,000 की सेल की है, तो उस पे $11,784 हमें पे आउट गया है। अब उसमें से हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? $25,000 पे हमारा नेट प्रॉफिट जो था वो $1,547 का नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट मीन्स कि आपको सारा का सारा एक प्योर फॉर्म में जो प्रॉफिट होता है, जिसमें से आपके एक्सपेंसेस, आपकी फीसिस, आपके सोर्सिंग कॉस्ट, आपकी गुड्स की कॉस्ट सारे में माइनस होने के बाद जो आपको एक प्योर फॉर्म में प्रॉफिट बचता है। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट $100 की सेल की, वो आपकी सोर्सिंग कॉस्ट थी $50 की, उस पे आपने अमेजोन को $10 दिए रेफरल, प्लस उस पे शिपिंग दी, तो जो आपके पीछे एक प्रॉफिट बच जाता है वो नेट प्रॉफिट होता है। इसको मजीद आप एक्सपैंड करके देखेंगे तो मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये आपको डिटेल्स देना शुरू कर देगा। सेल्स वही $25,000 की, उसके अलावा यूनिट्स 1,062 थे, प्रोमो जीरो, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जीरो, गिफ्ट रैपिंग की, कि आपने कोई गिफ्ट रैप वगैरह यूज़ किए हैं उसके एक्सपेंसेस बता रहा है आपको, एक्सपेंसेस फॉर गिफ्ट रैप अमेजॉन सर्विसेज, ठीक है, 9.56 उसके यूज़ हुए हैं। शिपिंग कॉस्ट, आपको अमेजोन को जो शिपिंग कॉस्ट पे करनी पड़ी है, फुलफिलमेंट कॉस्ट यानी कि जो पे करनी पड़ी है, वो $125 थी। रिफंड कॉस्ट, जो आपको ऑर्डर रिफंड हुए हैं, ठीक है। अब रिफंड में ये भी होगा कि कुछ जो इन्वेंट्री होगी वो आपको वापस भी आई होगी, उसका भी एक्सपेंस, प्लस जो ऑर्डर्स आपको एक तरीके से कभी वापस नहीं आए, कस्टमर ने प्रोडक्ट भी पास रख ली प्लस रिफंड भी ले लिया, तो ये सारे के सारे जो रिफंड होते हैं आपको इधर शो कर रहा होता है। उसके अलावा अमेजोन फीस मैंने आपको बताया कि अमेजोन रेफरल फीस, जो आप उसका प्लेटफॉर्म यानी कि नाम यूज करने की एक कीमत अदा करते हैं अमेजोन को, वो अमेजोन फीस है। आप ये डिटेल में भी पढ़ सकते हैं सिंपली, कि अमेजोन एक्सपेंसेस कंटेनिंग एक्सपेंसेस पर ऑर्डर, रेफरल फीस एंड एफबीए फीस एंड जनरल एक्सपेंसेस ऑन द अकाउंट लेवल, लाइक स्टोरेज फीस, इनबाउंड शिपिंग फीस और लेबलिंग फीस, ठीक है। अगर कोई अमेजोन से भी आपने प्रेपिंग की फीस ली, कोई सर्विस वगैरह ली है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स वही होंगी जो आप अपनी सीओजीएस, मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट्स में जाके ऐड करेंगे। ये काम सारा का सारा मतलब हमारा $10,000 पे हमने 25,000 नहीं होगी अब हमारी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 25,000 की सेल थी हमारी, जो इन्वेस्टमेंट थी उस हिसाब से हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो था हमारा 1,547। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जिसमें आपके एक्सपेंसेस अभी भी ऐड होते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा कह लें कि 1,547 था, उसमें और किसी किस्म के एक्सपेंसेस नहीं थे जो कि हमारे जीरो हैं। अगर मेरे कोई और एक्सपेंसेस होते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस हैं, मैं $14-15 जो है सेलर बोर्ड की फीस लेता हूँ, मैं $25 से $30 जो है वो अपने प्रेप सेंटर वाले को देता हूँ, तो वो एक्सपेंसेस आपके कैसे होंगे? या आपने $40 का या $20 का, €40 का आपने कीपा परचेज किया हुआ है, वो आपका एक अलग से एक्सपेंस है, आप उसको मंथली कैलकुलेट करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट में से उसको बेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? आपके एक्सपेंसेस में आएगा। एक्सपेंसेस में कैसे आएगा? लेफ्ट साइड पे आप प्रोडक्ट से नीचे देखते हैं, आपको एक एक्सपेंसिव वाला टैब शो होता है, आप इसको ओपन करते हैं। सॉरी, ये शेयर नहीं होगा, तो मैं इसको सेम मैं ओपन कर लेता हूँ वापस, हम वापस आएंगे इस पे, मोर वाले ऑप्शन पे, एक्सपेंसेस। तो वो आपके किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस है, आपके स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही है, आपको प्रेप सेंटर की सर्विसेज ली हुई है, और भी कोई एक्सपेंसेस आपके माइंड में आता है तो आप, मैंने टूल का एक्सपेंस आपको बता दिया कि आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जो अमेजोन की $40 फीस है, अमेजोन के एफबीए के चार्जेस हैं, वो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, वो अमेजोन फीसिस में ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। एक्सपेंसेस पे मूव करते हैं। यहाँ पे इस लैपटॉप में वाईफाई भी नहीं है, तो वो बहुत आसान होता है। आपने जस्ट एक,
जिन्हें पीछे स्क्रीन शेयर हो रही है, एक्सपेंसेस वाले। अब मैं कहता हूँ कि मैंने जनवरी में एक कीपा परचेज किया था, $20 उसके एक्सपेंस होना चाहिए। तो मैंने सिंपली यहाँ पे डेट डालनी है, सबसे पहले डेट डालनी है। मैंने जनवरी में परचेज किया था, 1 जनवरी 2025 को, और वन टाइम परचेज थी, उसके बाद मैंने कीपा परचेज नहीं किया। अगर आपकी ये परचेज लाइक आपने कार्ड अटैच किया हुआ है और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, हर मंथ के मतलब 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को $20 आपके अकाउंट से कट जाते हैं। तो आप इसको कहते हैं कि ये मंथली है, ठीक है। अगर क्वार्टरली है मतलब कि 4 महीने बाद, ठीक हो गया। हाफ ईयरली, 6 मंथ्स बाद, एनुअली, कोई एनुअल एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आप इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। अगर वन टाइम एक्सपेंस था, वन टाइम एक्सपेंस ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऑर्डर आया, आपने उसके एफबीएम के ऑर्डर्स की जो शिपिंग थी वो बाहर से परचेज करनी पड़ी है। यानी कि सर्विस सेंटर के थ्रू मैंने आपको दिखाया था कि जो बाई शिपिंग वाला ऑप्शन था वो समटाइम्स नहीं आ रहा होता। तो उसका क्या होता है कि हमें बाहर से अलहदा से शिपिंग परचेज करनी पड़ती है, वो वन टाइम थी। आप उसका वन टाइम सेलेक्ट करके ऐड न्यू एक्सपेंस में ऑर्डर आईडी डाल देते हैं। ऑर्डर आईडी कोई भी हो सकती है, 113-783429, इस तरह करके -8 करके ये ऑर्डर आईडी थी। आपने ऑर्डर आईडी आगे लिख दिया उसके कि ये जो थी, ये शिपिंग एक्सपेंस था, इस ऑर्डर आईडी का शिपिंग एक्सपेंस था, यानी कि बाहर से शिपिंग लेनी पड़ी है। कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर दें, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो कैटेगरी आप लिख दें, ऑर्डर्स की कैटेगरी है, कि ये जो ऑर्डर्स थे ना, एफबीएम ऑर्डर्स करके कैटेगरी एक बना दें, ठीक है। अब ये क्या होगा, एफबीएम ऑर्डर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी तो आप इसको यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये जो कॉस्ट होगी ना, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 00 शो हो रही थी ना, ये वहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ना कि आपके एक्सपेंसेस में होगी, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करते, ये आपके एक्सपेंस में रिफ्लेक्ट हो, तो आपने सिंपल आप यहाँ पे इवन के प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। कोई एक खास प्रोडक्ट थी, एसिन था, ठीक है, आप वो वाला एसिन यहाँ पे ला के सर्च करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे नहीं आइडिया कि इसमें और कौन सी एसिन लिस्ट है। आप वहाँ पे एसिन ला के प्रोडक्ट मतलब एग्जैक्ट चीज मैच कर सकते हैं आप उसके साथ, मार्केट प्लेस वही रहेगी। अब कॉस्ट की है, कॉस्ट कितनी थी आपकी, लेट सपोज $8 आपको देनी पड़ी है। तो वो आपने क्या करना है, $8 देने के बाद यहाँ पे एक सेव कर देना है, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो फिर जनवरी में आपके रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी एक्सपेक्टेड एरर, प्लीज ट्राई अगेन इफ द प्रॉब्लम persists। ये मतलब मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा था। सेव करेंगे, मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये क्लाइंट का अपना हिसाब किताब है, ठीक है। ये बेसिकली जो टूल है ना, ये हिसाब किताब के लिए होता है, ठीक है। तो ये ऐड कर लेंगे। अगर ये आपने इसको डिलीट करना हो तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से ये अभी ऐड नहीं हुआ क्योंकि एरर आ गया था इसमें से। तो एक्सपेंसेस इस तरह से ऐड होते हैं। एक्सपेंस जितने भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है, आपने कोई और मजीद एक्सपेंस ऐड करना है वो आपसे पूछ लेगा। ये सेम वही टैब है जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाली हैं। टाइटल में टाइटल आएगा, जो कॉस्ट आ रही है, अगर मंथली कॉस्ट आ रही है तो मंथ के हिसाब से पर मंथ की कॉस्ट लिख दे। और ये चीज़ें बाकी आपको फिल आउट करना, आपको समझ आ गई है कि किस हिसाब से किस तरीके से कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे एक्सपेंस आ रहा है, वो प्रोडक्ट ऐड कर लें। कोई कैटेगरी बना के करना चाहते हैं, मैं टूल्स की कैटेगरी बनाना चाहता हूँ तो टूल्स की कैटेगरी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे टूल्स लिख के कर सकते हैं। हीलियम 10 परचेज करते हैं, उसके अलावा कीपा है, उसके अलावा सेलर ऐप है। तो वो टूल्स की कैटेगरी में आप डालना चाहते हैं एक्सपेंस, तो टूल्स में डाल जाएगा। प्लस उसके बाद वापस आते हैं डैशबोर्ड पे, मोर पे दोबारा क्लिक किया। ये हमें उससे नीचे नेट प्रॉफिट से नीचे बताता है, जहाँ पे अगर कोई एक्सपेंस होते हैं तो यहाँ माइनस करके नेट प्रॉफिट आपको बता देता है, ठीक है। एस्टिमेटेड पे आउट 11,000 का पे आउट गया है कस्टमर को या सेलर को, ठीक है, सॉरी कस्टमर कह रहा हूँ, सेलर को गया है जो हमारा क्लाइंट है। उसके बाद रिफंड्स 2.3% रिफंड्स थे, मतलब इस मंथ के रिफंड देखा जाए 2% रिटर्न थे 100% में से, जो कि बहुत कह लें कि अच्छा एक रिटर्न रिफंड रेशियो है। प्लस सेलेबल रिटर्न्स 50% सेलेबल थे उसमें से, ठीक हो गया। उससे नीचे मार्जिन 6.14 का मार्जिन था और 14% ROI था।
होल सेल पे 14 से 15% मिनिमम एक्सपेक्ट किया जाता है। और अगर ये अकाउंट हमारे पास थोड़ा सा जल्दी आता है तो हम इसको अभी राइट राइट नाउ हम देखते हैं कि जनवरी के मंथ में अभी भी मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं ना इस अकाउंट पे क्लाइंट की ही सेल हो रही हैं। लेकिन जो लास्ट मंथ ROI आया है वो 16% इम्प्रूव हो रहा है। तो इसको मजीद किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है कि आप सारी की सारी अपनी मर्जी की अपने क्राइटेरिया की प्रोडक्ट लगाएं, यानी कि Team 86 के क्राइटेरिया की प्रोडक्ट्स लगेंगी तो इसके रिटर्न रिफंड जो है वो 50+ भी जाते हैं, 50 क्या 100% तक भी रिटर्न रिफंड्स ROI आ रहे होते हैं। तो वो ROI किस बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है इसने, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स थी, नेट प्रॉफिट 1547 को आप डिवाइड करेंगे 10,000 पे तो आपका ये ROI आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा और यूनिट सेशन परसेंटेज, सेशंस सेशंस कितने आप इस पेजेस पे आए गए हैं वो आपके सेशंस होते हैं। प्लस अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना हो तो आपने इस पे मोर पे जाके देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक अब ये इस प्रोडक्ट का दिखा रहा है, आपने 383 यूनिट सेल की हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपकी ये थी 3,654, उससे नीचे आपका नेट प्रॉफिट 183 बन रहा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5% तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। आप सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देखना हो किस प्रोडक्ट पे आ रहा है आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ROI वाइज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आई थिंक जीरो वाले पहले शो करेगा और उसके बाद नहीं, ये 149% तक ROI है, मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी चल रही है प्रोडक्ट। और इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आ रहा है हमें, इस पे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड 19 है और नेट प्रॉफिट जो है हमें 29 का हो रहा है, 148% तक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक और भी चीज़ हो सकती है, समटाइम्स आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं डली हुई होती तब भी आपको ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शो कर रहा होता है। अभी यहाँ पे शायद कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं डली हुई थी, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स डली हुई है -19 के हिसाब से। ये आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स शो कर रहा है। उसके अलावा 134% इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, 129। ये तो आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है सर ये या आर्बिट्राज भी है, इसमें होलसेल भी है, ज़्यादा आर्बिट्राज है। और उसके अलावा आपने कोई रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी है क्लाइंट के ईज के लिए, हम तो नहीं जनरेट करते, क्लाइंट मांग लेता है कि बाय प्रोडक्ट बाय ऑर्डर सेल्स का जनरेट कर लें, तो आपने सिंपली सेल्स बाय प्रोडक्ट पर मंथ के हिसाब से करनी है। वो आप यहाँ से आके डाउनलोड करेंगे तो आपकी एक्सेल फाइल में हो जाती है। लेकिन ये इंटरफेस ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है तो इस वजह से हमने यहाँ पे ही रहना होता है। बाकी इन्वेंट्री का हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता, परचेज ऑर्डर, FBA, शिपमेंट्स, प्लानर, वो सारा का सारा एडजस्ट हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये इसके साथ शॉपिफाई, अपना ईबे, वॉलमार्ट अटैच करना चाहते हैं वो यहाँ से अटैच होता है। हमने आज तक नहीं इसके साथ अटैच किया क्योंकि हम ज़्यादातर अमेजोन ही डील कर रहे होते हैं, अमेजोन ही स्टडी कर रहे होते हैं। तो जो काम मेन होता है ना वो एक्सपेंसेस का होता है, आपको रिपोर्ट्स जनरेट करनी आनी चाहिए, आपको कैश फ्लो देखना आना चाहिए, कैश फ्लो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ग्राफ्स बना के बता देता है, ये अपने इस हिसाब से आप ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगर में आके, कौन कौन सी चीज़ें आपको शो हों, कौन कौन सी चीज़ें ना आपको शो हों। ठीक है, उस हिसाब से ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं। और एक्सपेंसेस का भी ग्राफ बनता है, LTV, अकाउंट सेल्स पर बायर। ठीक है, ये आपको ज़्यादातर इंफॉर्मेशन ही दे रहा होता है, 6 मंथ्स में इसका कैसा परफॉर्मेंस थी, 3 मंथ्स में कैसी परफॉर्मेंस थी। अकाउंट सेल्स पर बायर, अकाउंट सेल्स पर बायर यूनिट्स, अमाउंट, ये आपका इतना ज़्यादा नहीं इंफॉर्मेशन काम की क्योंकि हम लोगों ने भी ज़्यादातर इसको नहीं यूज़ किया, हम डैशबोर्ड्स ही देख रहे होते हैं ज़्यादातर, प्रॉफिट मार्जिन की वहीं से ही आइडिया हमें होता है। और अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट ऐड करनी है या आपको प्रोडक्ट शो नहीं हो रही तो वो किस तरीके से होगी, आप इसको सिंपली रिफ्रेश करते हैं, नहीं तो आप एक और दफ़ा इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेटिंग्स में से जाके भी हो जाता है आपका अकाउंट कनेक्ट, आपने कोई चार्ट्स वगैरह देखने हैं वो आपके यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आपको शो होना शुरू हो जाती हैं। और चार्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस, ये P&L का आपको आइडिया होना चाहिए ये किस तरीके से वर्क करता है। ये जिस तरीके से हम पर प्रोडक्ट का देख रहे थे ये आपको हर यूनिट का मतलब जनवरी का अलहदा से बता रहा है, दिसंबर का अलहदा से बता रहा है, नवंबर का अलहदा से बता रहा है। उसमें ये आपको एक चार्ट, एक ग्राफ टेबल की फॉर्म में ना ये सारा का सारा डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि पर मंथ क्या प्रॉफिट मार्जिन की रेशो जा रही है। तो ये आपके लिए बस एक तरीके से हिसाब किताब का है, इसको आप खुद जितना स्टडी करेंगे समझने की करेंगे
वो आपके लिए उतना ज़्यादा कह लें आसान होता जाएगा। आप इसको बाद में ही मतलब 2-3 मंथ्स बाद, मैंने भी जब कह लें कि ये इतना पुराना सेलर बोर्ड नहीं सीखा, जब हम लोगों के पास क्लाइंट का अकाउंट आता है 3 मंथ्स के बाद वो प्रॉफिटेबल जाता है, उसके बाद हम सेलर बोर्ड अटैच करते हैं, तभी चीज़ें इसमें से समझ आना शुरू होती हैं कि हिसाब किताब कैसे करना है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि इसको स्टडी कैसे करते हैं, और इसमें कोई इतने ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है आप लोगों को जो समझना है। बाकी किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो, आपने सिंपली उसके ऊपर जाके कर्सर रखना है, वो आपको होवर करके आपको बता देता है कि ये उसकी इंफॉर्मेशन किस हिसाब से वो शो कर रहा है। ठीक है, FBA पर यूनिट फुलफिलमेंट, कोई भी आपने इससे इंफॉर्मेशन निकालनी हो, कोई भी एक एक चीज़ का ये हिसाब रख रहा होता है, एक एक रुपए का। तो बाकी लेक्चर जो है इसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मेरा पुराना लेक्चर है, और इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इंटीग्रेट भी खुद होता है, सब चीज़ें खुद पकड़ के लेके आता है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स आपने डालनी होती हैं। और कोई इससे रिलेटेड सवाल हो, या सेलर सेंटर से रिलेटेड सवाल हो आपका, अगर नहीं है तो बस फिर क्लास जो है हम ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोगों को के साथ बातें तो मैंने पिछले वीक की थी, कि मेहनत करेंगे तो स्कोप बहुत है। अमेजोन पे सेलर धड़ाधड़ आ रहा है, आप उसको अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। और बाकी मोटिवेट अपने आप को खुद ही रखें, हम भी खुद ही अपने आप को रखते हैं, हमें कोई बाहर से नहीं आके मोटिवेट करता। तो ये मोटिवेशन यही है कि प्रॉफिट बनते हैं, सेलिंग होती है। इस अकाउंट पे भी मैं आपको टोटल सेल्स दिखा देता हूँ कितनी सेल हुई है। इधर से भी सेल्स पता चल जाती हैं आपको, आपने यहाँ पे आके इसकी कस्टम रेंज सेलेक्ट करनी होती है। चलिए आज तक की देख लेते हैं ये कितनी टोटल सेल हुई है। इस पे $1,48,000 की सेल हुई है अभी तक, 5,784 यूनिट। ये कैनेडियन डॉलर में शो कर रहा है क्योंकि ये कनाडा का अकाउंट है। ठीक है, तो उसके ऊपर देखते हैं कितना इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन बनाया है। 40% तक अभी तक ये टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनको मिल रहा है। 13% मार्जिन इनको रिसीव हुआ है। और इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब अक्सर ये सवाल होता है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना प्रॉफिट बन जाएगा। ये सारा का सारा आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। इस पे अभी तक आप देख सकते हैं कि $50,000 की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज हुई है। ठीक है, वो $50,000 ऐसा नहीं है कि वो $50,000 एक साथ था, ये री इन्वेस्ट भी हुआ है। री इन्वेस्ट भी कंसीडर इन्वेस्टमेंट में ही हो रहा है। ठीक है, जो प्रॉफिट इससे आ रहा है वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है, प्लस इससे जो हम एक कह लें कि टोटल इन्वेस्टमेंट कंसीडर होगी वो $50,000, 49,874। ठीक है, और इस पे नेट प्रॉफिट $19,000 का है। शायद इसमें एरर हो, इसमें कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स मिसिंग हो, तो आप इसको कह सकते हैं कि 15-20% तक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर लिया है। 50,000 पे इन्होंने 19,000 ये दिखा रहा है, आप इसको 10,000 कर लें। ठीक है, तो वो 21% तक की ROI इन्होंने निकाली है, और प्रॉफिट सेलिंग की है, और प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने इस अकाउंट से निकाला है। लॉस में नहीं है ये अकाउंट। थोड़ा सा इस अकाउंट को अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो इसके जो आपके ROIs हैं वो ऊपर जा सकते हैं, इसके मार्जिन ऊपर जा सकते हैं। मार्जिन इसका कम से कम 20-25% तक आ सकता है, और ROI जो है इसका कम से कम 50 क्रॉस हो सकता है। अभी बुरा नहीं है, 40% ROI नॉट अ बैड। आप यहाँ पे पाकिस्तान में कोई 1 करोड़ की बिल्डिंग लेके उसको रेंट आउट कर दें तो वो आपको मुश्किल से 50-60 हज़ार रेंट देगी। ठीक है, तो ये एक देख सकते हैं लाइव एग्जांपल है आपके सामने कि अमेजोन पे से बिजनेस प्रॉफिटेबल जाते हैं। उसका जो मेरा पास अकाउंट है वो हेल्प 2023 वाले की सेलर बोर्ड की एक्सेस नहीं है, क्योंकि क्लाइंट का हिसाब अपना है। ठीक है, उसका कोई साथ पार्टनर वगैरह नहीं है। तो ये अकाउंट्स जो हैं बेसिकली पार्टनरशिप पे चल रहे होते हैं, 50-50% पे चल रहे हैं अगर, या सैलरी बेस पे भी है तो वो फिर क्लाइंट का अपना ही हिसाब किताब है। लेकिन इसने अपने हिसाब किताब के लिए क्लाइंट ने अटैच किया हुआ सेलर बोर्ड, तो इसलिए
की अवेलेबिलिटी है, वो क्लाइंट उसको पता है कि उसका कितना बजट है, और वो जो कुछ भी है उससे अर्न करता है वो उसके अपने लिए होता है, तो उसको इतनी ज़्यादा इशू नहीं है सेलर बोर्ड के लिए। तो बाकी आप लोग हम उससे इजाज़त है। सेलर बोर्ड जो है ना परचेज करके क्लाइंट के उसके साथ लगा देते हैं, ये बिल्कुल क्लाइंट ही कर सकता है। नहीं, नहीं कर सकते हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेस है ना तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर एक्सेस नहीं हो तो फिर क्लाइंट ही अटैच कर सकते हैं। आप क्लाइंट को बता दें सिंपली, उसने एक दफ़ा अपनी ईमेल से साइन अप करना है, तो नेक्स्ट स्टेप उससे यही पूछेगा कि कौन सा अकाउंट आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, तो वो सिंपली उसको उसके थ्रू मतलब सेलर बोर्ड के थ्रू ना एक दफ़ा लॉग इन करेगा। वो लॉग इन करेगा ना तो वो फिर कहेगा कि कनेक्ट एपीआईज टू अमेजॉन सेलर सेंटर, यूएस मार्केट प्लेस करनी है आपने, कनाडा मार्केट प्लेस करनी है, वो मार्केट प्लेस आप सिलेक्ट करेंगे और वो एपीआई जो है वो कनेक्ट होंगी, और 1 घंटा लेगा या 1 दिन लेगा आपसे, तो वो सारा जो वो है लोडिंग करेगा, सारा डाटा आपके पास जो है वो सेलर बोर्ड में शो करना शुरू कर देता है। बहुत आसान होता है कनेक्ट करना, कोई इशू नहीं होता, सिंपल एक दफ़ा इसके थ्रू लॉग इन करना होता है अपने अकाउंट, तो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होता है उसके साथ। जो भी करीब कर सर। इंटरव्यू आपके 3 वीक्स तक होते हैं, कभी कभार 3 वीक से पहले भी हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम जो टाइम बताया जाता है स्टूडेंट्स को 3 वीक्स के बाद ही होते हैं इंटरव्यूज वगैरह। में शेयर कर। जी ग्रुप में ही, लाइक आपको 1 हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले बता दिया जाता है कि इस डेट को आपके इस टाइम पे इंटरव्यूज वगैरह हैं, तो वो ग्रुप में आपको खुद ही रिजवान भाई वगैरह जो हैं वो मैनेजमेंट अपडेट कर देती है, तो फिर उस डेट को उस टाइम को ना इंटरव्यूज होते हैं आपके कंडक्ट। और बाकी यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करिएगा, इंटरव्यू इतना आसानी से क्लियर नहीं होता, प्रैक्टिस से ही क्लियर होते हैं। अगर कुछ आता जाता होगा फिर इंटरव्यू में हम लाइक पास करते हैं, तो शायद मैं इंटरव्यू ना लूँ, सर ही लेते हैं इंटरव्यूज़, ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ हैं वो सर ही अवेलेबल होते हैं, वो खुद ही कंडक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को जस्ट पढ़ाना है, जो सिलेक्शन है वो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से ही होती है, जो इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं, शायद मैं भी हूँ इंटरव्यू में, तो आप मुझे देखेंगे कि मैं आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, तो जो मेरे मेंटोर्स वगैरह हैं वही करेंगे आपसे सवालात वगैरह भी, तो उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी ठीक करिएगा। इंटरव्यू की तैयारी यही है कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वही चीज़ें आपसे मैं पूछूंगा, प्लस उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछूंगा जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई ना हो। मैंने आपको कोशिश की है कि तमाम चीज़ें पढ़ाऊँ, जो मैं चीज़ें पूछूंगा वहाँ पे फिर आप लोग ये नहीं कह सकेंगे मैंने पढ़ाई नहीं है। बाकी ये है कि लेक्चर्स कोशिश करूंगा कि मैं आज आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएं, जितने भी हैं वो मेरा और आपका हिसाब किताब जो है वो क्लियर हो जाए। तो बाकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा चीज़ें। ठीक है सर। ठीक है सर, क्वेश्चन आंसर ना कट करिएगा फ्रॉम रिकॉर्डिंग, नहीं वो नहीं कट होते, वो आपको रिकॉर्डिंग के साथ ही मिलेंगे। हाँ, गांड बनाओ। वायरलेस करने देते हैं। वो मेरे वो डोंगल गुम गई है यार, नहीं अभी नीचे जाके देखता हूँ पड़ी होगी क्या, वो चिट्टे वाले की डोंगल गुम गई है। बैग में ही होगी। हाँ बैग में अभी जाके देखता हूँ तो। अभी और ये निकाल रहा तो कौन से वाले? अच्छा। 1 बजे क्या कहते हैं? वही करना। क्या मतलब होलसेल होलसेल का कहीं कर लेते हैं, कहीं 4-60 डॉलर है। मना कर। अच्छा, इसको क्या संगी, तुझे जिस हिसाब से ऑर्डर आ रहे हैं ना, रात को 3 ऑर्डर हो रहे हैं इसको, तो उसको क्या है, थोड़ी सी चीज़ें टाइम लेती हैं सर। इस इंटरव्यू कब होंगे, और इसके अलावा कोई टास्क इंटरव्यू से पहले, टास्क यही है आपके लिए कि आप अपना जो कोर्स मैंने आपको कराया है, मैंने 8 लेक्चर्स आपको दिए हैं ना, उसको जितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च है, 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर निकालें मेरी तरफ से, मैं खुश हूँगा। आप मेरी तरफ से 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर निकालें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी अपनी है। मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई है, प्रोडक्ट एनालिसिस सिखाई है, प्लस प्रोडक्ट सोर्स करना सिखाई है, आप करें। आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं, आप वो करें टास्क। आप सेलर सेंट्रल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखाई है, आप वो वीडियोस देखें, ठीक है।
उसके अलावा अगर सेलर सेंट्रल को हम मिस भी कर देते हैं तो मैंने आपको आर्बिट्राज सिखाया है, आप आर्बिट्राज करें। आप आर्बिट्राज में प्रोडक्ट निकालें, सोर्स निकालें, ठीक है, आप अपने पास डाटा बनाएं। आप सेलर स्नैपिंग को मैंने आपको सिखाई है, हर तरीके से सेलर स्नैपिंग सिखाई है, मतलब आर्बिट्राज के लिए कैसे सेलर स्नैपिंग होती है, अगर होलसेल के लिए सेलर स्नैपिंग करनी हो तो वो कैसे होती है। तो वो सारे के सारे जो हैं आप कोशिश करें कि आपको जितनी भी लाइक उस पे हाथ सीधा कर सकते हैं ना, होलसेल पे करते हैं, आर्बिट्राज पे करते हैं, कीपा पे हाथ सीधा करते हैं, कीपा जितना अच्छा आपको रीड करना आता हो, जितना अच्छा आपको स्टैट्स देखने आते हों प्रोडक्ट के, जितनी अच्छी आपको हंट करके सोर्स करनी आती हो, तो वो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल रहेगी इंटरव्यू में। और टास्क इसके अलावा कोई स्पेशल नहीं है, जो सिखाया है बस वही आप टास्क करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा चीज़ें। बाकी इस मीटिंग को एंड करते हैं, और इजाज़त है। रिकॉर्डिंग भी हो रही थी साथ साथ, ये चलें अच्छी बात होगी, ये रिकॉर्डिंग हो रही थी।